चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको पहले कुछ याद दिलाता हूं जिससे आपको कल का थोड़ा सा पिक्चर याद आ जाएगी, उसी चीज को हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए, तो अगर आपको याद हो तो होम टैब के अंदर हमने जो इंडेक्सिंग किया था उसमें सबसे पहले नंबर पर हमारा पेस्ट स्पेशल आता है, दूसरे नंबर पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग था, तीसरे नंबर पर हमारा सेल कमांड ग्रुप था और चौथे नंबर पर सर एडिटिंग की कुछ कमांड थी। ये इंसर्ट के अंदर था इंडेक्सिंग। बाकी अगर हम इंसर्ट टैब में जाएंगे, सॉरी होम टैब के अंदर ये चीज मैंने आपको बता दी। दूसरा अगर इंसर्ट में जाते हैं तो तीन चीजें हमने की थी, पीविट टेबल, चार्ट और हमारा स्पार्क लाइन, ठीक है। ये चीज हमने इंडेक्सिंग की, इसको हम अगली क्लास में देखेंगे। चलिए, तो सेशन करें स्टार्ट। यानी हमें होम टैब में वो कमांड पढ़नी है जो हमने लिस्टिंग के तौर पर की थी। चलिए, वन बाई वन हम पहले उनको एज अ थ्योरी बेसिस पे पढ़ते हैं, उसके बाद बात करेंगे उनका प्रैक्टिकल। बाकी जहां पर आपको लगे डाउट वहां पर मुझे कमेंट कर देना भाई, ठीक है। चलिए, तो थ्योरी के लिए पहले हमें पीडीएफ को ओपन करना होगा और पीडीएफ ओपन से हम समझते हैं। चलिए, व्हाट इज अ पेस्ट स्पेशल, आखिर ये पेस्ट स्पेशल होता क्या है, उस चीज के बारे में पहले समझते हैं। देखो, पेस्ट स्पेशल इज अ फीचर्स गिव यू मोर कंट्रोल हाउ द कंटेंट इज डिस्प्ले एंड फंक्शन व्हेन पेस्टेड फ्रॉम क्लिपबोर्ड। यानी क्लिपबोर्ड से जब हम किसी फंक्शन किसी कंटेंट को पेस्ट कराते हैं, तो उस पर मोर कंट्रोल का फीचर्स प्रोवाइड करता है हमारा पेस्ट स्पेशल। मतलब कंडीशन के आधार पर जब पेस्ट करना है तब हम पेस्ट स्पेशल की बात करते हैं। अब ये कंडीशन क्या हो सकती है, जब ही आपको समझ में आएगा कि सर पेस्ट स्पेशल क्यों बोला गया। तो उसके लिए हमें पहले कंडीशन को जानना होगा। तो कंडीशन पेस्ट ऑप्शन से ही मिलेंगे। अब पेस्ट ऑप्शन में क्या मिलता है, देखो पहला आपको पेस्ट मिलता है। पेस्ट का मतलब जैसे किया वैसे ही पेस्ट हो जाएगा। इसके अलावा आपकी सोर्स कॉलम ब्रेथ, यानी कॉलम का जो ब्रेथ है सोर्स वाला, वो से आप रख सकते हैं, ट्रांसपोज कर सकते हो, फॉर्मूला, वैल्यू, फॉर्मेटिंग, वैल्यू एंड सोर्स, पेस्ट लिंक पिक्चर, कमेंट एंड वैलिडेशन। ये वो हमारे पास ऑप्शन है जिनके साथ हम पेस्ट स्पेशल करा सकते हैं। बाकी जब आप पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स पे जाते हैं तो वहां पर हमें और कमांड भी नजर आती हैं। जैसे आपको नजर आ रहा है ऑल, यानी जैसा है वैसा पेस्ट होगा। उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला पेस्ट करना है, सिर्फ वैल्यू पेस्ट करनी है, सिर्फ फॉर्मेट चाहिए, कमेंट चाहिए, वैलिडेशन चाहिए। इनमें से हम किसी एक का प्रैक्टिकल या मल्टीपल का कर लेंगे तो बाकी हमें अपने आप समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो कॉलम ब्रेथ, यानी हम जो पेस्ट कर रहे हैं, हमने जिसे कॉपी किया है उसका सिर्फ और सिर्फ हमें कॉलम ब्रेथ चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। तो उसके लिए हम कॉलम ब्रेथ का सिलेक्शन कर देंगे, ओके कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। लेकिन पेस्ट स्पेशल में ये पेस्ट ऑप्शन के साथ साथ हमें कुछ ऑपरेशन भी करने की परमिशन मिलती है। अब ऑपरेशन क्या है, ऑपरेशन हमें सर 4 मिलते हैं। कौन कौन से सर, ऐड मतलब समझते हैं सर, एडिशन की बात होती है, सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस की बात होती है, मल्टीप्लिकेशन गुणा की बात करता है, डिवाइड मतलब भाग की बात करता है। यानी आप पेस्ट स्पेशल में ऑपरेशन को भी परफॉर्म कर सकते हो। प्रैक्टिकल करके दिखाऊं, चलिए दिखाते हैं। पहले कुछ कंटेंट लिखता हूं मैं एक्सेल के सेल में। जैसे सपोज दैट मैंने क्या किया, मैं यहां पर कुछ कंटेंट लिखता हूं। जैसे मैंने टेस्ट ही लिख लिया, मैंने टेस्ट ही लिखा। अब इस टेस्ट की देखो मैं क्या करता हूं, इसकी कॉलम ब्रेथ को थोड़ा बढ़ाता हूं और इसमें कुछ फॉर्मेटिंग लगाता हूं। इसमें मैं कुछ फॉर्मेटिंग लगाता हूं, जो भी फॉर्मेटिंग आप लगाएं वो आपकी चॉइस है, आप क्या फॉर्मेटिंग लगाना चाहते हो। आप अंडरलाइन कर दो, जो भी आपका। मैं कॉलम का बॉर्डर और इस सेल का बॉर्डर और लगा देता हूं। मैंने इस सेल का बॉर्डर भी लगा दिया, ठीक है। तो ये मैंने फॉर्मेटिंग कर दी। अब मैं क्या करता हूं, इसे कॉपी करता हूं। मैंने इसे किया कॉपी, मैंने इसे कर लिया कॉपी। अब जैसे ही कॉपी किया मैं यहां पर पेस्ट करता हूं, लेकिन पेस्ट में हमें पेस्ट स्पेशल करना है तो उसके लिए हमें पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स को ओपन करना होगा। पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स को ओपन करना होगा। अब इस
सेल का हमें क्या कॉपी करना है। सपोज दैट आपको सिर्फ कॉलम ब्रेथ चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ कॉलम ब्रेथ। तो क्या करोगे, आप कॉलम ब्रेथ पर लगा दोगे, कॉलम ब्रेथ पर क्लिक कर दोगे। मैंने कर दिया। जैसे आप कॉलम, ये देखो आपको नजर आ रही है, मैंने कॉलम ब्रेथ पर क्लिक कर दिया यहां पर, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करते ही अगर आपने ओके प्रेस किया तो आपकी कॉलम ब्रेथ है वो पेस्ट हो जाए। क्या है, आपने देखा कोई कंटेंट, मैं कंटेंट यहां पर 1 2 3 लिखता हूं, जैसा डिफॉल्ट फॉर्मेट है वैसा ही पेस्ट होगा। वहीं अगर मैं इसका इसे कॉपी करूं, कॉपी करने पर अगर मैंने इसे पेस्ट स्पेशल से अगेन ऑप्शन किया, मुझे सिर्फ इसका फॉर्मेट चाहिए, डेटा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट चाहिए। फॉर्मेट में जो भी मैंने फॉर्मेटिंग की है वो आएगी। तो फॉर्मेट के लिए मुझे फॉर्मेट पर क्लिक करना होगा और मैं ओके कर दूंगा तो मेरी फॉर्मेटिंग आ जाएगी। फॉर्मेटिंग में यहां पर मैं कुछ भी टेक्स्ट लिखता हूं, सपोज अगर मैं कॉपी लिखता हूं, मैंने कॉपी लिखा तो कॉपी में वही फॉर्मेटिंग आ रही जो इस सेल पर हमने अप्लाई की थी। ठीक है, कुछ आया समझ में, कुछ आया। पेस्ट स्पेशल डायलॉग्स कैसे आएगा, पेस्ट स्पेशल कमांड से आ जाएगा। सॉरी, क्लियर। यानी पेस्ट मतलब सिंपल सादा, जैसे यहां से मैंने कॉपी किया और मैंने यहां पर पेस्ट कर दिया तो जैसा है वैसा पेस्ट हो जाएगा। मैंने यहां से कॉपी किया और मैं यहां पर पेस्ट कर देता हूं तो जैसा है वैसा पेस्ट हो जाएगा। लेकिन कंडीशन, अब कंडीशन में आपकी रिक्वायरमेंट क्या है उसके हिसाब से कंडीशन चलती है। अब ऑपरेशन कैसे चलते हैं भाई, ऑपरेशन को भी एक बार देख लीजिए, ऑपरेशन को भी एक बार देख लीजिए जिससे आपको ऑपरेशन समझ में आ जाएंगे। चलिए ऑपरेशन एक बार मैं परफॉर्म करके बता देता हूं। ऑपरेशन सपोज दैट मैंने यहां पे 5 लिखा, मैंने यहां पे से 8 लिखा है, ठीक है। मैंने ठीक है, मैंने इस सेल में 3 लिखा, मैंने सेल में 9 लिखा। अब देखो क्या है, मैंने इस सेल को किया कॉपी, इस 5 वाली सेल को किया कॉपी। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस सेल में पेस्ट करना, लेकिन मैं ऑपरेशन लगाऊंगा, मैं ऑपरेशन लगाऊंगा। ऑपरेशन हमारे पास 4 है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है, यही तो है। अब देखो क्या होगा, 1 बाई 1 देखिए। पहले हम एडिशन की बात करते हैं, पहले हम एडिशन की बात करते हैं। चलिए तो हमें पेस्ट स्पेशल करना है, मैंने यहाँ पे किया, राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स ओपन किया और जैसे ही मैं इस पर एडिशन लगाऊंगा, ये एडिशन है, जैसे ही मैं ओके करूंगा तो 5 और 8, 5 और 3 कितने हो जाएंगे सर, 8 हो जाएंगे। तो यहाँ पर ऑपरेशन में आपको 8 नजर आ रहा है, क्या आ रहा है सर, 8 नजर आ रहा है। वहीं इसको मैं अगर कंट्रोल जेड करूं, फिर अगेन पेस्ट स्पेशल करूं और मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, क्या कर दूं, माइनस कर दूं, तो माइनस पे क्या आ रहा है सर, आपका -2 आ रहा है। क्यों, क्योंकि आपका इस सेल में वैल्यू कितनी थी सर, 3 थी। 3 - 5 कितना आएगा सर, -2 ही आएगा। सही बात है, सही बात है ना। इसके अलावा मैं अगर कंट्रोल जेड अगेन करूं, मैं इस पर मल्टीप्लिकेशन लगाता हूं, क्या लगाता हूं, मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलना चाहिए सर, 5 और 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 15 आना चाहिए। चलिए तो मैं 15 के लिए सीधा कर दूं तो 15 ही आउटपुट आएगा। यानी पेस्ट स्पेशल में 2 चीजें होती हैं, एक तो पेस्ट के ऑप्शन, यानी जिस सेल का आप कंटेंट ले रहे हो उस सेल में से आपको क्या चाहिए, फॉर्मूला करना है, वैल्यू लेना है, फॉर्मेट लेना है, बॉर्डर लेना है, कॉलम ब्रेथ लेनी है, वैलिडेशन लेना है, कमेंट लेना, वो तो ऑप्शन पढ़ते ही आपको डेफिनेशन डिफाइन हो रही है, ठीक है। और दूसरा था ऑपरेशन, ऑपरेशन में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये चारों हमने कर लिए, चारों हमने कर लिए। लेकिन जैसे आप इस पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स पर थोड़ा नजर डालोगे तो यहां पर आपको एक कमांड और नजर आ रही है जिसका नाम ट्रांसपोज है। क्या है, ट्रांसपोज कमांड है। इसे वैसे तो हम फंक्शन के तौर पर इसे पढ़ते हैं, फिर भी यहां पर आप लिख सकते हो। देखो ट्रांसपोज जो कमांड होती है हमारी, ट्रांसपोज कमांड का यूज किया जाता है हमारे रो डेटा को, क्या लिखोगे सर, रो डेटा को कॉलम डेटा में कन्वर्ट करने के लिए। यानी अगर आपने कोई डेटा रो वाइज लिखा है तो वो कॉलम वाइज कन्वर्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉलम वाइज कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, रो डेटा कॉलम। अब ये भी देख लो भाई कॉलम वाइज कैसे होगा, इसका भी मैं प्रैक्टिकल बता देता हूं। अब यहां पर देखो, मैं यहां पर 3 लिखता हूं, यहां पर 5 लिखता हूं,
ऐसे मैंने 5 की नहीं, यहाँ पर 7 लिख देता हूं, ठीक है। अब ये डेटा कैसे लिखा है, ये डेटा हमारा कॉलम वाइज लिखा है। अब इसे रो वाइज कैसे करेंगे, देखो मैंने किया कॉपी, मैंने क्या किया कॉपी, और कॉपी करने पर मैं करूंगा क्या, यहां पर मुझे पेस्ट स्पेशल करना है, यहां पर मुझे क्या करना है, पेस्ट स्पेशल करना है। चलिए तो मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करके और यहां पर ट्रांसपोज करके ओके दबा दूंगा। आपने देखा रो डेटा था कॉलम वाइज हो गया, कॉलम डेटा था रो वाइज हो गया, तो ये होता है ट्रांसपोज। तो यहां से हमारा हो जाता है पेस्ट स्पेशल कमांड फिनिश, ठीक है। पेस्ट स्पेशल कमांड फिनिश हो जाता है, यानी पहली कमांड जो इंडेक्सिंग की थी वो हो जाती है फिनिश, अब उसमें जरूरत नहीं है। सुबह मैंने फॉर्मेट सेल डायलॉग्स तो आपको बता ही दिया था, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी आपको, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया था, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अगला चलते हैं स्टाइल कमांड ग्रुप के अंदर, जिसमें हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग सेकंड कमांड थी। क्या थी, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब देखो पहले इसका नाम 2 से 3 बार आप प्रोनाउंस करिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फिर से बोलिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब यहां को इसे थोड़ा ब्रेक करते हैं। देखो फॉर्मेटिंग मतलब क्या होती है सर, फॉर्मेटिंग मतलब होती है जैसे हम किसी टेक्स्ट पर अगर कलर कर रहे हैं, उससे हम स्टाइल दे रहे हैं, उसका फॉन्ट चेंज कर रहे हैं, सर साइज इंक्रीज की, यही तो फॉर्मेटिंग थी। और कंडीशनल का मतलब क्या होता है सर, कंडीशन के आधार पर, यानी ऐसी फॉर्मेटिंग जो कंडीशन के आधार पर अप्लाई हो उसे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहते हैं। किताबी लैंग्वेज भी एक बार देख लेते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग इज मोस्ट ऑफन यूज्ड टू हाईलाइट, एम्फेसिस, डिफरेंशिएट among the data information stored in a spreadsheet। मतलब स्प्रेडशीट में अगर हमारे पास डेटा है तो इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज हम डेटा को हाईलाइट करने, डेटा को एम्फेसिस करने और डेटा को डिफरेंशिएट करने के लिए यूज किया जाए। डिफरेंशिएट मतलब अंतर डिफाइन करने के लिए। जब हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अप्लाई करने की बात करते हैं तो हमें 5 रूल मिलते हैं। कितने में रूल मिलते हैं सर, 5 रूल मिलते हैं। रूल अगर आप पढ़ोगे तो कौन कौन सा सर, हाईलाइट रूल है, टॉप एंड बॉटम है, डेटा बार है, कलर स्केल है और आइकॉन सेट है। ये 5 रूल हमें अप्लाई करने होते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। लेकिन उम्मीद करता हूं कि डेफिनेशन को क्लिक किया होगा आपने, कंडीशन के आधार पर फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। बाकी इन रूल की डेफिनेशन पढ़ोगे तो और ज्यादा डीप जाओगे। अब अगर मैं हाईलाइट से रूल की बात करूं, तो हाईलाइट से रूल क्या करता है सर, अप्लाई कलर फॉर्मेटिंग टू सेल दैट मीट स्पेसिफिक क्राइटेरिया दैट यू डिफाइन। मतलब जो क्राइटेरिया आप डिफाइन करोगे उसके आधार पर हमारे सेल में कलर फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। यानी हाईलाइट से रूल में क्या होता है सर, कलर फॉर्मेटिंग अप्लाई होती है आपकी कंडीशन। अब ये क्राइटेरिया तो हमें पता है क्योंकि क्राइटेरिया के आधार पर ही सारी चीजें चल रही हैं, क्योंकि हमें कंडीशन के आधार पर फॉर्मेटिंग करनी है, ठीक है। दूसरा हमारा टाइप है टॉप एंड बॉटम। क्या है, टॉप एंड बॉटम, नाम से स्पष्ट आ रहा है टॉप एंड, यानी अगर हमें टॉप 10 निकालना है, हमें बॉटम 10 निकालना है, टॉप 10 परसेंटेज निकालना है, टॉप 10 एवरेज निकालना है, तो उस कंडीशन में हम टॉप एंड बॉटम रूल का यूज करते हैं। टॉप एंड बॉटम मतलब हमें सेल रेंज के अंदर या तो टॉप चाहिए, काफी बार आपको सेल में फाइंड आउट करना होता है कि इसमें टॉप 10 कौन है, इसमें बॉटम 10 कौन है, तो ये भी आप चेक कर सकते हो टॉप 10 रूल से। डेटा बार और कलर स्केल, ये दो ऐसे हैं इनमें बड़ा डाउट रहता है, लेकिन इन दोनों में कलर का यूज होता है, ये बात कंफर्म है। लेकिन इनका डेफिनेशन क्या है हम पढ़ते हैं। देखो डेटा बार क्या करता है कि प्रत्येक सेल में, यानी डेटा बार प्रत्येक सेल के भीतर एक विजुअल बार बनाता है। यानी डेटा बार के अंदर जो सेल होती है, जिस सेल में कंटेंट लिखा है उसके अंदर एक कलर का बार बनेगा, और वो कलर का बार यानी जो बार की जो लेंथ होती है जो हमारे सेल में बनेगी वो उसकी वैल्यू पर डिपेंड करेगी कि वो वैल्यू का रेंज कितना है। अगर सबसे हाईएस्ट होगा तो पूरा का पूरा सेल फिल आएगा उस कलर से, अगर कम होगा तो उसके रेंज के आधार पर हमारा डेटा बार सेलेक्ट होता है किसी भी सेल के अंदर।
कलर स्केल का यूज क्यों करते हैं? सर कलर स्केल बिल्कुल सिमिलर होता है डेटा बार, क्योंकि इसमें भी कलर होता है, लेकिन इसका जो कलर का जो ग्रेडियंट है वो हमें असाइन किया जाता है लोएस्ट एंड हाईएस्ट वैल्यू के रेंज के आधार पर। यानी लोएस्ट वैल्यू क्या है, हाईएस्ट वैल्यू क्या है, उसके आधार पर। यानी पहले हाईएस्ट होगी, फिर उससे कम आएगा, तो कलर का रेंज थोड़ा सा चेंज होता चला जाएगा, तो होता है कलर स्केल दोनों। लेकिन डेटा बार में कंप्लीट रेंज नहीं होती, कलर स्केल में पूरी की पूरी सेम रेंज भरी होती है। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। अगला है आइकॉन सेट। आइकॉन सेट का यूज किया जाता है कलरफुल आइकॉन के लिए। अगर आप अपनी सेल में कलरफुल आइकॉन दिखाना चाहते हो डेटा के साथ, तो वहां पर आप आइकॉन सेट का यूज कर सकते हो। आइकॉन सेट में हमारे पास मल्टीपल रेंज आती है, नेटवर्क आता है, हमारे पास स्टार आते हैं, वो डिपेंड करता है कौन सा यूज करें, उसके आधार पे चलता है। तो ये है हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग का डेफिनेशन। उम्मीद करता हूं कि पांचों के पांचों आप समझ गए होंगे। एक बार रिवाइज करिए। हाईलाइट से कलर फॉर्मेटिंग अप्लाई होती है। टॉप एंड बॉटम से सर टॉप या बॉटम की रेंज में हमें टॉप 10 चाहिए, टॉप 10 एवरेज चाहिए, परसेंटेज चाहिए, उसके लिए यूज किया जाता है। डेटा बार और कलर स्केल, देखो दोनों से हमारे सेल में कलर फिल होता है, लेकिन डेटा बार में जो कलर का बार होता है, जो कलर से जो बार बनता है, उसकी वैल्यू पे डिपेंड करता है कि उस बार का कितना लेंथ होगा। वहीं कलर स्केल लोएस्ट और हाईएस्ट कलर ग्रेडियंट पे चलता है। और आइकॉन सेट में हमारे पास आइकॉन रहते हैं। अब डिपेंड करता है आपने आइकॉन का कौन सा टाइप लिया, आपने इंडिकेटर लिए, आपने नेटवर्क लिया, आपने स्टार रेटिंग वाले लिए, कैसे लिए, उस पर डिपेंड करता है। बाकी अगर आप रूल को जैसे कंडीशन फॉर्मेटिंग कमांड पर जाओगे तो वहां पर आपको कमांड भी नजर आ रही है। ये 5 रूल की हमने बात की, लेकिन इसके अलावा आप नया रूल भी बना सकते हो। जो रूल बना उसे क्लियर कर सकते हो। साथ ही साथ में मैनेज भी किया जा सकता है। मैनेज का मतलब है कि अगर आपको कोई रूल एडिट करना है तब आप मैनेज रूल्स के साथ जाओगे। क्लियर मतलब खत्म करना है, और न्यू मतलब नया रूल बना सकते हो। इनके अलावा अगर कोई रूल अप्लाई करना है तो ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, एक बार इनका मैं प्रैक्टिकल करके बता देता हूं कि इनको अप्लाई कैसे किया जाता है, क्योंकि अप्लाई करने के लिए आपको आना। जैसे ये हमारे पास डेटा है, ठीक है, मैं जाता हूं कंडीशन, पहले हाईलाइट से रूल की बात करता हूं। जैसे हाईलाइट से रूल पर आप जाओगे तो वहां से आपसे पूछेगा रेंज, कि आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी है तो उनका रेंज क्या है, उनका रेंज क्या है। जैसे मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया, अब आप देख पा रहे होंगे। जैसे हाईलाइट से रूल पर मैंने क्लिक किया, देखो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, वैसे ये अपने आप कलर ये डिफाइन करा। देखो डेटा बार कुछ ऐसा नजर आता है, यहाँ पर बार बने हुए थे, और कलर स्केल में कलर अलग अलग कलर होते हैं, ठीक है। अब देखो हाईलाइट में लगाओगे तो आपको ग्रेटर देन चाहिए, लेस देन चाहिए, बिटवीन, इक्वल्स टू, ये रेंज भी लगानी होगी। एग्जाम में पूछा जाता है कि वो कौन सा कंडीशनल फॉर्मेटिंग है जिसके अंदर हमें मतलब टैग्स दैट कंटेन या फिर डुप्लीकेट वैल्यू रूल मिलता है, टैग्स अकरिंग मिलता है। तो ये ऑप्शंस है, ये कहीं ना कहीं हमें देखने के लिए मिलती हैं हमारे हाईलाइट्स है रूल के अंदर। बाकी टॉप एंड बॉटम के साथ जाओगे तो टॉप एंड बॉटम में भी हमारे पास रेंज नजर आती है। टॉप एंड बॉटम में भी वही है, टॉप 10 चाहिए, टॉप 10 आइटम चाहिए, परसेंटेज चाहिए, बॉटम चाहिए, बॉटम परसेंटेज चाहिए, एवरेज चाहिए, तो उस कंडीशन में जाते हैं। डेटा बार में हम ग्रेडियंट लगाना चाहते हैं, हम सॉलिड फिल करना चाहते हैं, कलर स्केल में हमारे पास कैसा कलर फिल करना है, और आइकॉन सेट में हमारे पास डायरेक्शन रहते हैं, हमारे पास शेप्स रहती हैं, इंडिकेटर रहते हैं, और रेटिंग सिंबल रहते हैं। जैसे आप लोगे वैसे आपके हो जाएंगे। एक का मैं प्रैक्टिकल करके बता देता हूं। सबसे पहले हाईलाइट से रूल, देखो मैं लगाता हूं ग्रेटर देन, अगर मैं यहाँ पर ग्रेटर देन लगाऊं, देखो ग्रेटर देन जैसे मैंने लगाया 5, ग्रेटर देन मैंने 5 लगाया, मैंने क्या लगाया 5 लगाया, और कलर में क्या कर रहा हूं, यहाँ पर कलर रेड आ रहा है, यहाँ पे कलर रेड आ रहा है, सपोज मुझे ग्रीन दिखाना है, तो यानी इसका मतलब क्या है, ग्रेटर देन, अगर 5 से ज्यादा जो सेल में वैल्यू है उसमें कलर मुझे क्या चाहिए, मुझे ग्रीन चाहिए। तो जैसा आप कलर फॉर्मेटिंग लगाओ, क्योंकि हाईलाइट सेल के अंदर कलर ही लगता है, हाईलाइट सेल से कलर लगता है, तो जैसा आप सेट करोगे वैसा हो जाता है। बस आपके पास चॉइस होती है कि आप कैसा लगाना चाहते हो।
वहीं अगर आप दूसरा रूल अप्लाई करना चाहते हो, जैसे डेटा बार करना है, तो डेटा बार में मैं आपको डेटा बार वाला भी बता देता हूं। देखो डेटा बार में क्या है, देखो मैंने क्या बताया था डेटा बार में कि कलर का एक बार आता है, कलर का बार आता है, लेकिन बार का जो लेंथ है ना वो उसकी वैल्यू पे डिपेंड करता है। अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अभी बार कितना है सर, 1 है, 1 का कितना नजर आ रहा है, इतना नजर आ रहा है, यहाँ पर 7 इतना खाली है। 8 में देखो सबसे ज्यादा वैल्यू किसमें, 8 में, तो 8 कंप्लीट नजर, जो हमारी सबसे बड़ी वैल्यू होती है उसका बार कंप्लीट फिल होता है, कंप्लीट फिल होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर मैं वैल्यू चेंज करके देखता हूं, फिर आप बताओगे। देखो जैसे ही मैं इस 8 की जगह मैं अगर 15 करता हूं तो देखना कि सारे बार का कैसे हमारा कलर बार चेंज होगा। जैसे ही किया तो सबका बार चेंज हो गया। ठीक है, अब अगर इसमें 1 को मैं इस 1 को 8 करूं तो देखना आप बार कैसे चेंज होगा, अपने आप बार चेंज हो रहा है। तो ये होता है डेटा बार। ठीक है, यानी सेल के अंदर एक कलर का बार नजर आता है, लेकिन उस बार का जो लेंथ है ना वो उसकी वैल्यू पे डिपेंड करता है। इस चीज को आप स्पेशल तौर पर ध्यान रखना। बाकी आप कलर ग्रेडियंट डालेंगे, कलर ग्रेडियंट, तो कलर ग्रेडियंट में जैसे ही आपने देखा कि सबसे ज्यादा हमारा वैल्यू कौन सा 8 है, तो 8 ग्रीन है, मतलब ग्रीन सिग्नल है, और सबसे कम कौन सा है 2 है, तो ये रेड होगा, 2 रेड होगा। अब जैसे मैं आगे बढ़ा दूं, जैसे मैं और रेंज कर दूं, जैसे मैं 8 को क्या करता हूं, मैं 15 कर दूं, 1 को मैंने 15 किया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, 7 को मैं करता हूं 3, 7 को मैं 3 करता हूं, कलर अपने आप चेंज हो जाएगा, कलर अपने आप चेंज हो जाएगा। ये होता है हमारा कलर स्केल। कलर स्केल में बस कलर का ग्रेडियंट, कलर शैडो, मतलब होता नहीं है कि ग्रीन फिर हल्का ग्रीन फिर ऐसे चलता रहता है। रेड मतलब नेगेटिव वैल्यू जाता है, ये आप लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए तो यहां पर हो जाता है हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग फिनिश। अब हम जब देखते हैं, जब आप मतलब स्टाइल कमांड ग्रुप में जाओगे तो हमें स्टाइल कमांड ग्रुप में दो कमांड और नजर आती हैं, दो कमांड और नजर आती है। एक तो फॉर्मेट एज अ टेबल, और यहां पर सेल की फॉर्मेटिंग भी नजर आ रही है, यानी हम किसी सेल रेंज को एज अ टेबल फॉर्मेट सेट कर सकते हैं। कैसे देख लेते हैं, इसका तो प्रैक्टिकल कर लीजिए, सफिशिएंट है आपके लिए। प्रैक्टिकल करोगे तो आपका और क्लियर हो जाएगा। पहले मैं इस डेटा को डिलीट कर देता हूं, मैं क्या करता हूं, इस डेटा को डिलीट कर देता हूं, फिर हम आगे बात करेंगे। ठीक है, चलिए मैंने डिलीट कर दिया। अब मैं इस रेंज को एज अ टेबल फॉर्मेट दिखाना चाहता हूं। टेबल फॉर्मेट जो भी चाहिए आप टेबल फॉर्मेट कर दीजिए। ये टेबल फॉर्मेट आ गया। यहां से आपको देखो जो जब हम टेबल बनाते हैं तो टेबल में ये जो साइन आपको नजर आ रहा है, मैं एक बार स्क्रीनशॉट लेके बता देता हूं, वैसे आगे आप इस चीज को पढ़ोगे बहुत अच्छे से। जब हमारी टेबल बन जाती है, जब कॉलम हेडिंग पर कुछ इस प्रकार का साइन नजर आता है, कुछ इस प्रकार का जो साइन है ना, ये ड्रॉप डाउन मेन्यू वाला, यहां से आप फिल्टर ऑप्शन दिया जाता है आपको। फिल्टर ऑप्शन यहीं से मिलता है, सॉर्ट भी यहीं से मिलता है। सॉर्ट एंड फिल्टर आपको यहीं से नजर आता है, सॉर्ट एंड फिल्टर कमांड। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो सॉर्ट एंड फिल्टर कमांड आएगी, क्लिक करके देखिएगा आप। जैसे मैंने क्लिक किया तो आपका सॉर्ट आ रहा है और फिल्टर आ रहा है, जैसे आपने वैल्यू कौन सी दिखानी है। ठीक है, तो ये तो हमारा क्या है, डिजाइन टैब हमारे पास। और बाकी किसी सेल का अगर फॉर्मेट दिखाना चाहते हो, किसी सेल का स्पेशल देखो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, उसके बाद मतलब फॉर्मेट एज अ टेबल है। क्या है सर, फॉर्मेट एज अ टेबल है। और दूसरी कमांड हमारे पास है, अगर हमें किसी सेल का फॉर्मेट सेट करना है तो सेल का भी कर सकते हैं। यानी 3 स्टाइल कमांड ग्रुप में 3 कमांड है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, टेबल फॉर्मेट एज अ टेबल और सेल फॉर्मेट। ये सेल की फॉर्मेटिंग है, नॉर्मल डिफॉल्ट रहती है, बाकी नेचुरल, कैलकुलेशन, गुड जैसे भी दिखानी है वो आप सेट कर सकते हैं। ड्रॉप डाउन मेन्यू रहता है, ड्रॉप डाउन मेन्यू में आपको मल्टीपल ऑप्शन मिलते हैं। जैसे ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करोगे यहाँ पर तो आपके पास सेल के मल्टीपल ऑप्शन आएंगे, सेल की फॉर्मेटिंग के मल्टीपल ऑप्शन आएंगे। ठीक है, यहां से आप जो भी करना चाहो कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो कंप्लीट हो गया, अगेन ज्यादा नहीं है। अब बचा हमारे पास 2, लास्ट में 2 बचते हैं, 2 सॉरी। पहला है सेल कमांड ग्रुप। ठीक है, अब सेल कमांड ग्रुप में एक बार कमांड पढ़िएगा आप लोग, क्या है, इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट, तीनों पढ़ ली। पहला क्वेश्चन तो यही है कि सेल कमांड ग्रुप में कितनी कमांड्स हैं, सर 3 है। इनके ड्रॉप डाउन मेन्यू पर और आती हैं लेकिन 3 होती है।
अब इंसर्ट हम क्या क्या कर सकते हैं, देखो अगर आपको इंसर्ट आता है तो आपको डिलीट भी आ जाएगा, अगर आपको इंसर्ट आता है तो डिलीट भी आ जाएगा। पूछो कैसे, जब हम क्लिक करेंगे तब पता चलेगा। अब इंसर्ट जैसे ही मैंने किया, इंसर्ट कमांड जैसे ही की तो आपको क्या कमांड मिली, सर इंसर्ट सेल, मतलब आप कोई सेल इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर क्या लिखा है, सर इंसर्ट सीट रो, यानी रो इंसर्ट कर सकते हो, कॉलम इंसर्ट कर सकते हो और सीट को इंसर्ट किया जा सकता है। सीट को इंसर्ट यहां से, और हमारे स्टेटस बार के ऊपर सीट टैब होता है वहां से भी हम इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन सीट के ऑपरेशन और भी हैं, सीट के ऑपरेशन और हैं, उनकी भी चर्चा करेंगे। अगर मैं इंसर्ट की बात कर रहा हूं तो डिलीट ऑटोमेटिक क्लियर हो जाता है। जिस चीज को हम इंसर्ट कर रहे हैं उसी चीज को हम यहां से डिलीट भी कर सकते हैं। मतलब सर डिलीट कमांड को अगर मैं ना दिखाऊं, पूछूं कितनी कमांड आती है, तो आप बोलोगे 4 आती हैं। कैसे, सर जब इंसर्ट से हम इंसर्ट सेल कर रहे हैं तो डिलीट से सेल को डिलीट किया जा सकता है। अगर हम इंसर्ट से रो को इंसर्ट कर रहे हैं तो डिलीट से रो को डिलीट किया जा सकता है। अगर हम कॉलम को इंसर्ट कर रहे हैं तो हमारा कहीं ना कहीं कॉलम से हम कहीं ना मतलब डिलीट कॉलम से हम कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। और दूसरा, हम सीट इंसर्ट कर रहे हैं तो सीट को भी डिलीट कर सकते हैं। वही 4 ऑप्शन है। अगर हम फॉर्मेट कमांड में जाए तो फॉर्मेट का मतलब आपको सिंबल से नजर आ रहा होगा। फॉर्मेट का मतलब क्या है, पहली बात तो ये कि ये किस कमांड ग्रुप में आ रहा है, सर सेल में आ रहा है। तो सेल की फॉर्मेटिंग अगर आपको करनी है, सेल का हाइट कितना चाहिए, ब्रेथ कितना चाहिए, बॉर्डर, और जो हमारा फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स जो ओपन होता था वो यहीं से हमें ओपन कर सकते हैं। चलिए तो एक बार फॉर्मेट कमांड को और ड्रॉप डाउन करके बता देता हूं जिससे आपका ये क्लियर हो जाएगा। जैसे आप फॉर्मेट पर क्लिक करोगे, ठीक है, जैसे ही फॉर्मेट पर क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ कमांड आपके सामने आ रही हैं। इन कमांड का नाम देखो, मैं इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि इनका नाम पढ़ते ही डेफिनेशन है, इनको लिखने की जरूरत नहीं। लिखना है तो मैं आपको बता दूंगा लिखने के लिए कहां मिलेगा आपको। देखो अब अगर फॉर्मेटिंग में बात करोगे तो फॉर्मेटिंग में क्या है, सर सेल का साइज। अब सेल में क्या होगा, सर रो का हाइट, क्योंकि हाइट तो रो की होगी ना, और कॉलम का ब्रेथ, कॉलम की ब्रेथ। ये हम हाइड एंड अनहाइड भी कर सकते हैं, हम रीनेम कर सकते हैं, हम मूव करा सकते हैं, हम टैब का कलर चेंज कर सकते हैं। ये हमारे फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स के अंदर कमांड है। इसके अलावा फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स, फॉर्मेट सेल जो कमांड है वो यहीं पर मिलती है। अगर पूछा जाए कि फॉर्मेट सेल कमांड आपको कहां मिलती है तो फॉर्मेट सेल जो फॉर्मेट है वहीं पर मिलेगी, लेकिन सेल के अंदर है इसीलिए फॉर्मेट बोला जाता है। सीट को प्रोटेक्ट और लॉक दोनों किया जा सकता है। तो ये वो कमांड है जो हमें कहीं ना कहीं, बाकी नाम से इनका डेफिनेशन है तो अगेन रिपीट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए तो एक बार नोट से, आप काफी लोग कह रहे हैं सर किताब में लैंग्वेज में और बता दीजिए, तो उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। फॉर्मेट सेल ये लिखा है और स्टाइल ये लिखा है, ठीक है। चलिए इंसर्ट की बात करें तो इंसर्ट में मैंने क्या बताया था कि आप इंसर्ट से सेल को, रो को, कॉलम एंड सीट चारों इंसर्ट करा सकते हैं। सेल इंसर्ट की मैंने शॉर्टकट की भी लिखी है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस से आप इंसर्ट कर सकते हो। जो सुपर शिफ्ट की शॉर्टकट की है वही है। बाकी शिफ्ट 11 से सीट इंसर्ट की जा सकती है। डिलीट से सेम वही है जो हमने अभी किया था। फॉर्मेट सेल से हम क्या क्या कर सकते हैं, सर रो की हाइट और कॉलम की ब्रेथ हम चेंज कर सकते हैं, सीट को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और प्रोटेक्ट एंड हाइड भी किया जा सकता है। अगला लास्ट है हमारे पास एडिटिंग। एडिटिंग के अंदर हमने क्या देखा था, अगर आपको एडिटिंग का कमांड ग्रुप नजर आ रहा हो तो यहाँ पे लिखा भी है कि एडिटिंग में देखो फाइंड एंड रिप्लेस तो हमारा क्लियर है। क्यों, देखो फाइंड रिप्लेस गो टू। अब गो टू में गो टू स्पेशल भी है। जैसे अगर स्पेशल जैसे ही आया तो आप समझ गए होंगे स्पेशल का मतलब क्या होता है, सर कंडीशन। स्पेशल का मतलब होता है कंडीशन। अब पढ़ते ही आपको चीजें डिफाइन हो रही हैं, अगेन रिपीट करने की जरूरत नहीं मुझे। जैसे गो टू पे आप किसी पर्टिकुलर फॉर्मूला पे जा सकते हो, किसी पर्टिकुलर कमांड पर, किसी कंडीशन फॉर्मेटिंग पे, कंस्ट्रिंग पर या डेटा वैलिडेशन पर। तो क्या आपको फाइंड रिप्लेस इनको पढ़ने की जरूरत है, आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। सॉर्ट एंड फिल्टर, तो सॉर्ट का मतलब होता है अगर हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें चीजों को अरेंज करना हो। फिल्टर का मतलब होता है हमें
चूज करना हो। अब ये फिल्टर का प्रैक्टिकल करके मैं अभी दिखाऊंगा आपको, लेकिन दोनों का डेफिनेशन हमारे सामने क्लियर है। सॉर्ट का मतलब अरेंजिंग के साथ जाते हैं और हमारा फिल्टर का मतलब होता है चॉइस। जैसे यहाँ पे लिखा भी है कि सॉर्ट में हम A to Z या Z to है, इसके अलावा हम फिल्टर और क्लियर अप्लाई की बात करते हैं। ठीक है, अब फिल्टर का मतलब कोई स्पेसिफिक वैल्यू आपको, जैसे अगर आपको याद हो तो ई कॉमर्स की जो वेबसाइट है, जैसे हमारा फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, यहाँ पर जैसे आपको कोई मोबाइल चाहिए तो मोबाइल जैसे ही सर्च मारोगे तो वहां पर आपके फिल्टर ऑप्शन आएंगे कि आपको मोबाइल किस कंपनी का चाहिए, किस रेंज में चाहिए और कितनी रैम होनी चाहिए, कितना कैमरा होना चाहिए, बैटरी कितनी होनी चाहिए। ये रेंज आप स्पेसिफिक फिल्टर के अंदर लगा सकते हो, यानी ये चॉइस है। जैसे ही करोगे तो आपके सामने रिजल्ट चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब वापस आते हैं हमारी उस कमांड पर जैसे हमें इस एडिटिंग कमांड ग्रुप के अंदर पढ़ना होगा। उसमें हमारा ऑटो सम है, फिल एंड क्लियर है। क्या है? ऑटो सम है, फिल एंड क्लियर है। ऑटो सम का मतलब क्या है सर? ऑटो सम का मतलब हमें सम कर देना है। क्या करना है? यानी यहां से हम ऑटो सम, अब मैं ऑटो सम करके बता देता हूं। जैसे हमारे पास यहाँ पर डेटा था, ये डेटा है, ठीक है, मैंने यहाँ पर ऑटो सम लगा। ऑटो सम के लिए फॉर्मूला पता है, अल्ट प्लस इक्वल होता है। क्या होता है सर? अल्ट प्लस इक्वल। जैसे आप अल्ट प्लस इक्वल करोगे हमारा ऑटो सम फॉर्मूला एक्टिव हो जाएगा। मैंने अल्ट प्लस इक्वल किया तो हमारा फॉर्मूला एक्टिव हो गया, हमारा फॉर्मूला एक्टिव हो गया। मैंने ये लगा दिया अल्ट, जैसे मैं यहां पर कर दूं, मैंने अल्ट प्लस इक्वल किया, अल्ट प्लस इक्वल जैसे ही किया हमारा सेल ऑटो सम कर लेगा। अगर ऊपर डेटा होता, देखो ऊपर डेटा होता, सॉरी यहां पर अगर डेटा होता, ये अल्ट प्लस इक्वल की एक खासियत है, एक रेंज में, यानी जिस सेल में आपका कर्सर उससे ऊपर की सेल में जितना भी एक कंटिन्यूअस डेटा में लिखा हुआ डेटा है तो उसे ऑटोमेटिकली सम करा देगा हमारा ऑटो सम फंक्शन। यानी अपने आप सम करने की परमिशन देता है ऑटो सम, अपने आप फंक्शन ऐड कर देता है अपने आप नहीं। अब इस ऑटोमेटिकली एडिट करता है, साथ ही साथ में लिखा क्या है, योर टोटल विल अपीयर आफ्टर सेलेक्टेड, यानी सेल के बाद जो ऊपर का डेटा है उसको अपने आप सम कर देगा। लेकिन इस ऑटो सम फंक्शन की मदद से आप बाकी फंक्शन का भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। कौन कौन सा? सर सम तो होता ही है, आप एवरेज लगा सकते हो, काउंट लगा सकते हो, मैक्स और मिन। इसके अलावा मोर फंक्शन जैसे ही करोगे तो हमारा इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, जहां से हमें जो फंक्शन चाहिए, जो हम फॉर्मूला टैब में पढ़ेंगे फंक्शन को, तो वहां से हम कोई फंक्शन लगा सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अगला है फिल में काफी लोग फंसते हैं। फिल को हम फिल हैंडल की मदद से करते हैं, जो कि मॉर्निंग में आपको बताया था। चलिए, एक किसी डायरेक्शन में पड़ोसी सेल से एक श्रृंखला या पैटर्न को जारी रखना हमारा फिल कैटेगरी को फॉलो करता है। अब फिल कैटेगरी की डायरेक्शन देखो, डाउन हो सकती है, राइट हो सकती है, अप हो सकती है, लेफ्ट हो सकती है। अक्रॉस द सीट यानी एक साइड से दूसरी सीट, सीरीज में जस्टिफाई और फ्लैश फिल हो सकता है। ठीक है, अब क्लियर की बात करें, क्लियर का मतलब है कि ऑल क्लियर, यानी जितनी भी हमारे पास सेल में, चाहे तो कंटेंट हो, फॉर्मेटिंग हो, कमेंट हो, हाइपरलिंक हो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फॉर्मेट का मतलब फॉर्मेट क्लियर करना, कंटेंट का मतलब कंटेंट, कमेंट का मतलब कमेंट और हाइपरलिंक का मतलब सिर्फ और सिर्फ हाइपरलिंक। यानी क्लियर के अंदर हमारा सेल में एवरीथिंग डिलीट, सब कुछ डिलीट होता है। लेकिन अगर आप कंडीशन से करना चाहते हो तो उसका ड्रॉप डाउन मेनू होता है, वहां से आपको कंडीशन मिल जाएंगी। फॉर्मेट करना है सिर्फ क्लियर, आपको कंटेंट करना है, आपको कमेंट करना है, क्या करना है उसकी कंडीशन को सेट किया जा सकता है। चलिए, फिल हैंडल का एक बार मैं आपको प्रैक्टिकल करके बता देता हूं, बाकी हम आगे पढ़ेंगे। चलिए, जस्ट वेट।
ठीक है। चलिए फिल हैंडल एक बार बता देता हूं मैं। देखो फिल हैंडल जैसे ही करोगे, यहां पर ये प्लस साइन आ रहा है, जैसे ही मैंने ड्रैग किया तो फिल हो गया। अब यहां पर जैसे ही क्लिक करोगे तो क्लिक करने पे आपकी फिल हैंडल के ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। फिल हैंडल के आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, इस पर क्लिक करते ही आपको फिल हैंडल के ऑप्शन मिल जाते हैं। मैं उनको एक बार करके बता देता हूं आपको कि फिल हैंडल में क्या क्या ऑप्शन आते हैं। ये देखो, ये होता है, यहां पर मिलता है आपको फिल हैंडल। जैसे ही करोगे तो आपका अभी सेल कॉपी हो रहा है। इसके अलावा अगर आपको सीरीज चाहिए, आपको फिल ओनली फॉर्मेटिंग चाहिए, आपको विदाउट फॉर्मेटिंग चाहिए, फ्लैश चाहिए, जिसका सिलेक्शन करोगे उसके सिलेक्शन के साथ सीधा हमारा फिलिंग हो जाएगा। ये ऑटोमेटिकली फिल होता है, आपको मैनुअली रूप से कुछ नहीं करना होता। मैं यहाँ पर फ्लैश करता हूँ, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, फ्लैश करता हूँ और आगे ले जाता हूँ, फ्लैश करता हूँ आगे ले जाऊंगा, तो वही चीज हो रही है। जैसे मैंने अगर सपोज यहाँ पर 2 लिखा, यहाँ पर मैंने 5 लिखा, अब देखना, अब यहाँ पर मैं फिल हैंडल की कंडीशन ले जाता हूँ और मैंने किया कॉपी। ये देखो अब अपने आप हमारा चेंजेस आ रहा है, अपने आप आ रहा है। अगर मैं दूसरा करूं, जैसे यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 3 था, अगर मैं यहाँ पर फिल करूं तो ऑटोमेटिक नंबर हमारा इंक्रीज होता चला जा रहा है। देखो डिफरेंस क्रिएट करेगा वो फिल हैंडल, अपने आप फिलिंग की बात करता है, ये फिलिंग डाउन नहीं चलता। आपका फिलिंग आप इधर ले जाना चाहते हो, देखो राइट भी जा रहा है, लेफ्ट भी जा रहा है, ऊपर भी जाता है। आप फिलिंग ऊपर ले जाना चाहते हो, ऊपर भी ले जा सकते हो, चॉइस आपके पास होती है कि आप फिल हैंडल चारों साइड जाता है, चारों दिशाओं में जाता है। ठीक है, चलिए तो इतना हो गया। अब बात करते हैं, एक और कमांड है हमारी इंपोर्टेंट, जो कि वैसे मुझे जो हमने प्रीवियस क्लास की टर्म वाली वहां पर कराना था, बट सुबह वो माइंड से निकल गया। ठीक है, यहाँ पर हमारा होम टैब की जितनी भी इंडेक्सिंग थी सबको कंप्लीट कर लेते हैं। अब एक कमांड बची, उसकी चर्चा करते हैं। हमने सेल एड्रेस पढ़ा था, हमने सेल एड्रेस पढ़ा था, तो कभी कभी एग्जाम में हमारा नंबर ऑफ सेल काउंटिंग आ जाता है, यानी नंबर ऑफ सेल इन सेल रेंज। सुबह मैंने आपको 3 साइन बताए थे, सुबह मैंने आपको 3 साइन बताए थे। कौन कौन सा सर? डॉलर बताया था, इसका यूज रेफरेंस के लिए। सर इक्वल्स टू बताया था, इसका यूज फॉर्मूला फंक्शन स्टार्ट करने के लिए। और तीसरा बताया था हैज, हैज का यूज क्यों करते हैं? सर एरर के लिए। ठीक है, चौथा और लिख लीजिए, वहीं चौथा क्या लिखोगे सर? कॉलन। क्या लिखो? कॉलन। सर ये रेंज बताता है, क्या बताता है? रेंज बताता है। रेंज कैसे लिखते हैं? रेंज कैसे लिखते हैं सर? जैसे आपने कोई भी सेल रेंज लिखी, मैंने सपोजेड में यहाँ पर सेल रेंज समझते कि नहीं समझते, एक बार कंफर्म करो। अगर आपको सेल रेंज आता है, जैसे मल्टीपल जब सेल को सेलेक्ट करते हैं, मल्टीपल, मैं इन सेलों को डिलीट कर देता हूं, उसके बाद हम बात करेंगे। जैसे मैंने इस सेल रेंज को सेलेक्ट किया, मैंने इसको सेलेक्ट किया, तो ये होता है हमारा सेल रेंज। सेल रेंज में क्या होता है? हमारा स्टार्टिंग सेल, मतलब जहां से आपने सिलेक्शन स्टार्ट किया और जहां पर एंड किया, उन दोनों सेल के एड्रेस, जैसे हमने A1 से तो स्टार्ट किया था और D5 पर एंड किया था, तो D5 और A5 इनके बीच में डॉलर क्या आ जाएगा? हमारा कॉलन आ जाएगा। तो वो होता है सेल, स्टार्टिंग का सेल और लास्ट का सेल, दोनों के बीच में अगर कॉलन लग जाता है तो हमारा सीधा सेल रेंज हो जाता है। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी सेल रेंज के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ सेल कितनी है, तो नंबर ऑफ सब सेल निकालनी है, नंबर ऑफ सेल निकालनी, नंबर ऑफ सेल निकालनी इन सेल रेंज में। यहां पर पूरा सेंटेंस लिख देता हूं, या हेडिंग के तौर पे लिख लीजिएगा। नंबर ऑफ सेल निकालनी है, नंबर ऑफ सेल्स चाहिए आपको इन सेल रेंज। क्या होगा सर? नंबर ऑफ सेल निकालनी है आपको। क्या निकालनी? नंबर ऑफ सेल निकालनी। ठीक है, कैसे निकालोगे सर? नंबर ऑफ कॉलम मल्टीप्लाई नंबर ऑफ रो। कुछ नहीं करना, जब नंबर ऑफ सेल निकालनी तो पहले नंबर ऑफ कॉलम निकालो और नंबर ऑफ रो निकालो, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ सेल आ जाएंगे आपके पास। ठीक, एक एग्जांपल देते हैं फिर करते हैं क्लियर। एग्जाम्पल क्या है? जैसे एग्जाम्पल में मैंने लिखा A2 कॉलन D7।
अब पूछा जाए कि इसमें कितनी नंबर ऑफ सेल है, तो पहले नंबर ऑफ कॉलम निकालनी। अब कॉलम देखो, कॉलम कहां से सर, ए से। जहां से देखो कभी कभी जब हम कॉलम की काउंटिंग करते हैं ना, तो जिस कॉलम से हम रेंज स्टार्ट उसे छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे कॉलम क्या है सर, कॉलम हमारी लेटर होती है, तो लेटर होते हैं, कॉलम पढ़िए कौन कौन से कॉलम है सर, ए से स्टार्ट है और डी तक गया, मतलब ए बी सी डी। कितने कॉलम हो गए सर, कॉलम हो गए 4। रो कहां से स्टार्ट हुई है सर, 2 से 7, काउंट करो, 2 3 4 5 6 7, कितनी हो जाएंगी सर, 6 हो जाएंगी। तो क्या होगा सर, मल्टीप्लाई करने पर 24 आएगा, मल्टीप्लाई करने पर 24 मिलेगा। कोई परेशानी, कोई डाउट? आप बोलोगे नहीं। चलिए एक और सवाल करिए, एक और सवाल करिए, फिर करिए आंसर। तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही होगी, क्योंकि काफी आसान है। एक और सेल रेंज में लिखता हूं, एक और सेल रेंज लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा C4 लिखा, कॉलन H8 लिखा, ये सेल रेंज लिखी है। अब हमारा टारगेट है पहले कॉलम निकालना है, फिर हमें रो निकालनी है। तो कॉलम कहां से सर, कॉलम इसमें C और H है, C और H है ना। चलिए C से स्टार्ट हुआ, H तक गया, यानी C से आगे बढ़ो सर। C है, C के बाद क्या है, D है, D के बाद क्या है, E है, F है और H है। यानी सर नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास मिल गए कितने सर, 5। ठीक है, अब रो निकालो। रो कहां से स्टार्ट हुई है सर, 4 से 8। पढ़िए भाई, 4 5 6 7 8, यानी जो सेल लेते हैं, जो जहां से स्टार्ट हुई है उसे भी हमें लेना पड़ता है। तो 5 5 का है, यानी टोटल 25 होगा, टोटल 25 होगा। कमेंट करते रहिए भाई, कमेंट जब तक नहीं करोगे तो चीजें कैसे क्लियर होंगी। क्लियर? चलिए, तो यहां पर हो जाता है हमारा नंबर ऑफ सेल का कंसेप्ट खत्म। अगर एक और मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं तो आप आराम से बता दोगे, कोई परेशानी आपको नहीं आएगी, कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। ठीक है, चलिए कोई प्रॉब्लम सर? नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम का अच्छा ये गलत लिख दिया क्या मैंने, सी, अच्छा सी डी ई एफ जी एच, अच्छा जी छोड़ दिया था भाई, ये टोटल 6 होते हैं, टोटल हमारे कॉलम 6 हो जाते हैं। तो हमारा ये कितना होगा सर, 30 होगा। 30 आप लोगों ने सही लिखा है, 25 नहीं 30 होगा, क्योंकि कॉलम 6 हो जाते, मैंने जी को काउंट करना छोड़ दिया था। ठीक है, एक और शॉर्ट तरीका इसका होता है, उस शॉर्ट तरीके से मैं एक क्वेश्चन और कराता हूं, फिर इस कंसेप्ट को करते हैं फिनिश। फिर एक प्रैक्टिकल चीज मुझे और बतानी है, फिर आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए क्या बताना है सुन लीजिए भाई। जैसे मैंने एक सेल रेंज लिखा, मैंने लिखा D5 से लेके मैंने लिखा J13 तक। नंबर ऑफ सेल बतानी आपको कितनी है, तो पहले कॉलम निकालना। आप अपने तरीके से करिएगा, मैं एक नए मेथड से बताता हूं। अब एक बात बताइए, यहां पर हमारा सिलेक्शन कहां से स्टार्ट हुआ है सर, डी से स्टार्ट हुआ, यानी 3 कॉलम पहले छोड़े गए हैं। और कहां तक गया है सर, जे तक गया है। जे मतलब क्या होता है सर, 10 होता है। तो 3 छोड़ दिए, टोटल 10 में से तो हमारे पास कितने मिल गए सर, 7 कॉलम आ गए, 7 कॉलम आ गए। बाकी यही चीज अगर हम रो में अप्लाई करें, तो रो कहां से स्टार्ट हुई सर, 5 से। इसका मतलब क्या है सर, 4 रो छोड़ी गई है, सही बात है। और टोटल हमारे पास कहां तक रेंज गई है सर, 13 तक। यानी 13 में से अगर मैं 4 माइनस कर दूं तो हमें मिल जाएगा, लेकिन लोग 5 माइनस कर देते हैं, ऐसा नहीं करना। रेंज कहां से स्टार्ट हुई है सर, 5 से, तो इसका मतलब 4 पहले छोड़ी गई है। टोटल रेंज कहां तक गई, 13 तक। 13 में से 4 माइनस कर दो, कितना आएगा सर, 9 आएगा। तो सीधा आ जाएगा कितना, 63 इज द करेक्ट आंसर। चलिए कंसेप्ट हो जाता है फिनिश। तो यहां पर करते हैं इस चीज को विराम। बाकी एक कंसेप्ट और बताता हूं आपको, जैसे हमारा आज का सेशन फिनिश हो जाएगा, आज का सेशन फिनिश हो जाएगा। एक चीज की बात करते हैं, हमने कॉलम की नाम, देखो कॉलम हमारे क्या थे, आप अगर आपको याद हो तो कॉलम के साथ हमने क्या डील किया था सर, कॉलम हमारे लेटर में होती हैं और हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं। वहीं अगर मैं रो की बात करूं तो रो हमारी कैसी थी सर, हमारी नंबर में होती है, नंबर फॉर्मेट में हमारे पास रो होती है, और
हमारी वर्टिकल होती है। ये चीज आपसे पहले से क्लियर है, इसमें कोई परेशानी आपको नहीं होगी। अगर मैं बात करूं कॉलम की, देखो कॉलम लेटर में है, यानी कहां से स्टार्ट होते हैं सर, ए से स्टार्ट हुआ, ए से स्टार्ट होता है। आप पूछोगे सर टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने होते हैं, मतलब हमारे एक्सेल की सीट में नंबर ऑफ सेल तो आप बाद में बताओगे, नंबर ऑफ कॉलम मतलब अगर मैं मैक्सिमम पूछूं, मैक्सिमम कॉलम कितने होते हैं, मैक्सिमम कॉलम कितने होते हैं, मैक्सिमम हमारे कॉलम कितने होते हैं, तो मैक्सिमम कॉलम आप बता सकते हैं, मैक्सिमम रो बता सकती हैं। तो रो की तो आप काउंटिंग कर सकते हो, कैसे, जैसे ही मैं अपना कर्सर शॉर्टकट की है, मुझे ध्यान भूलिएगा, कंट्रोल डाउन दबाना है, कंट्रोल डाउन, हाँ कंट्रोल राइट हैंड, हाँ याद आ गया। देखो मैं जैसे ही डाउन दबाता हूं, जैसे ही मैं डाउन दबाया, अब यहां पर मुझे चीजें थे, मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूं, फिर आपको बताता हूं कि कैसे मैंने किया। मैंने कंट्रोल डाउन एरो किया तो मैं सबसे लास्ट की मैं पहुंच गया, सबसे लास्ट में पहुंच गया मेरा कर्सर। सर ये कितनी है संख्या, काउंट कर सकते हो, नंबर ऑफ रो कितनी है सर, 10,48,576 हमारी क्या होती है सर, रो होती है, नंबर ऑफ रो ये टोटल है। ठीक है, रो की काउंटिंग तो आसान है, रो की काउंटिंग आसान है, लेकिन यही चीज अगर आप कॉलम में देखोगे, तो क्या आप बता सकते हैं कि कितनी कॉलम है, क्या आप बता सकते हैं कितनी कॉलम है। लास्ट कॉलम एड्रेस हमारे पास कितना है सर, लास्ट कॉलम एड्रेस है XFD। ठीक है, ये लास्ट कॉलम एड्रेस है। अब अगर आप खुद से पता करना चाहते हो, खुद से, तो कैसे करोगे वो भी सुन लो भाई। कैसे करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपका कॉलम रो ऐसे था या फिर ऐसे समझ सकते हैं यार, इसके बीच का ये जो यहाँ पर जो स्पेस मिलता है ना, उस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके नेम बॉक्स में आपको नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो नजर आती है। मैंने जैसे ही इस पर क्लिक किया, मैं अभी स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने आपके लिए, ये देखो मैंने जैसे ही इस पर क्लिक किया, आपकी रो कहां पर है, देखो कॉलम ये है, रो ये रही, मैंने यहां पर क्लिक किया, यहां पर क्लिक करते ही आपका नेम बॉक्स है, नेम बॉक्स में देखो रो कितनी थी 10,48,000, सर कॉलम कितनी है सर 16,384, तो ये हमें हाईएस्ट नंबर ऑफ रो एंड कॉलम मिल गए। ये आप खुद से चेक कर सकते हो, कोई नया रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन हमें कॉलम का नाम पढ़ते ही हमारा माइंड चकरा गया, क्यों, क्योंकि सर ए से हम जाते हैं कहां पर, ए से बी, ये तो हमें समझ में आता है, लेकिन अगर हम बात करें देखो ए से जा रहे हैं तो जेड तक तो गए, लेकिन जेड के बाद क्या आता है ये चलना चाहिए आपके माइंड में। तो मैं पहले आपको कर्सर ले जाता हूं, जैसे हम ए से आगे जेड पर गए, जैसे हम जेड पर गए तो आपको क्या नजर आ रहा है, जैसे आप जेड पर आगे जाओगे तो क्या नजर आ रहा है, देखो जेड के बाद क्या आ रहा है, यहां पर जेड लिखा हुआ है, जैसे जेड फिनिश हुआ तो यहां पर हमारा ए ले लिया, पहले ए ले लिया, फिर ए से रेंज स्टार्ट हुई, फिर ए से फिर ये यहां पर जेड हो जाएगा, फिर क्या होगा सर ये बी रेंज आ जाएगी, फिर सी रेंज आ जाएगी, फिर डी रेंज आ जाएगी, ऐसे चलते चले जाएंगे हम और चीजें बढ़ती चली जाएंगी। चलिए मैं कर्सर ले जाता हूं, अब जैसे जेड होता है, ए के बाद जेड हुआ तो क्या आया, ए के बाद जेड हुआ, जैसे ए पर जेड आया, ए जेड, फिर क्या हुआ ए की जगह बी आ गया, फिर जेड जाएगा, फिर सी जेड आएगा, फिर डी जेड, ऐसे चलता चला जाएगा, और ये जेड जैसे ही हो जाएगा फिर हमारा रिपीट होते हुए चलते चले जाएंगे। क्लियर, ठीक है, चलो तो यहां पर हो जाता है हमारा सेशन कंप्लीट। लेकिन एक चीज मैं एक्स्ट्रा पर और बता देता हूं, जब हम सी टैब पर राइट क्लिक करते हैं, हमारा सी टैब होता है, स्टेटस बार जो होती है ना, स्टेटस बार के ऊपर हमारा सी टैब कमांड है, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं, कुछ नया नहीं है। सी टैब जैसे ही आप सी टैब पर क्लिक करोगे, ये रही वो सी टैब जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये रही वो सी टैब, ठीक है,
ये प्लस साइन से आप नई सीट ला सकते हो, लेकिन जैसे आप सीट टैब पर राइट क्लिक करोगे तो वहां से आप सीट को इंसर्ट करा सकते हैं, डिलीट कर सकते हो, रीनेम कर सकते हो, मूव एंड कॉपी कर सकते हो, कोड को देख सकते हो, प्रोडक्ट कर सकते हो, कलर चेंज, हाइड, सेलेक्ट, सब कुछ कर सकते हो। कोई ये सारे वही ऑपरेशन है तो सीट के साथ करते हैं हम लोग। हाँ जी, बात सही है, 256 हमारी 2007 में थी, ये बात सत्य है भाई, ठीक है। चलिए, तो यहां पर हो जाता है आज का सेशन फिनिश। और अब हम अगली टैब जो इंसर्ट वाला है, जिसमें हमें 3 चीजें मिली हैं। एक तो हमारा पिवट टेबल, चार्ट्स और स्पार्क लाइन, इसकी हम लास्ट वीडियो में चर्चा करेंगे जी। सर विंडो 10 विंडो 7 में स्क्रीन प्रिंट स्क्रीन से भाई, प्रिंट स्क्रीन से स्क्रीनशॉट लेते हैं। प्रिंट स्क्रीन बटन को प्रेस कर दीजिए, आपका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और विंडो को शो कराते हैं, फिर हम करते हैं आपके साथ प्रैक्टिकल। चलिए, तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमें डेफिनेशन को डिफाइन करना होगा। इंसर्ट टैब के अंदर हमें 3 चीजें मिली थी, एक तो पिवट टेबल, चार्ट्स और स्पार्क लाइन, तीनों को 1 बाय 1 हम डिफाइन करते हैं। सबसे पहले ये मिलते किस ग्रुप में है सर, टेबल्स ग्रुप में। हमें पिवट टेबल और टेबल्स, टेबल एज अ, हमने देखो टेबल के लिए कंट्रोल एल भी पढ़ा था, कंट्रोल टी भी पढ़ा था, दोनों से यूज होता है। और टेबल क्या है, आपने अगर होम टैब का सेक्शन याद हो कल का, तो वहां पर कल के सेशन में हमने देखा था कि टेबल को एज, टेबल में फायदा क्या है, जब आप रेंज को एज अ टेबल फॉर्मेट में जब आप बना लेते हैं तो वहां से आपको टेबल को सॉर्ट और फिल्टर करने का ऑप्शन मिल जाता है। पिवट टेबल क्या होता है सर, इजीली हमें डेटा को, जो कॉम्प्लेक्स डेटा है उसे समराइज और अरेंज करना है, तब हम पिवट टेबल का यूज करते हैं। यानी पिवट टेबल का यूज कॉम्प्लेक्स डेटा को समराइज, एनालाइज और अरेंज करने के लिए यूज किया जाता है। यही इसका बेसिक डेफिनेशन है। जब हम पिवट टेबल को ओपन करते हैं या पिवट टेबल क्रिएट करते हैं तो वहां पर सिलेक्शन के लिए हमें 2 चीजों का यूज किया जाता है कि हम किस रेंज का पिवट टेबल बना रहे हैं, दूसरा हमें कहां पर इसका रिपोर्ट जनरेट करना है। जब हम रिपोर्ट के एलिमेंट की बात करते हैं तो 4 एलिमेंट आते हैं, एक तो रो लेबल, कॉलम लेबल, फिल्टर और वैल्यूज। ये चारों अगर आपको पता है पिवट टेबल के पाथ क्या है तो इतना आपके लिए डेफिनेशन बेसिस पे सफिशिएंट है। अगर आप आगे जाओगे तो आगे मिलता है आपको चार्ट्स वैसे हमारी वर्ड और पावर पॉइंट पे भी आपको कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलता है, लेकिन ज्यादा यूज हमारा किस में किया जाता है, एक्सेल में, इसीलिए इसे हम बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे पढ़ते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट, यानी अलग अलग प्रकार के चार्ट होते हैं, दैट आर बेटर प्रेजेंट फॉर डिफरेंट ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी हमारी जानकारी को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करने का ये बेटर तरीका होता है। आगे अगर उदाहरण के लिए समझे तो एक कॉलम चार्ट विभिन्न प्रकार के वैल्यूज को, विभिन्न प्रकार की जो आइटम्स है उनकी वैल्यू के साथ कंपैरिजन करने का बहुत अच्छा तरीका है। लेकिन अगर हम रिलेशन और ट्रेंड को दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए ये इस यूज नहीं किया जाता। यदि आप यानी इफ यू फाइंड, अगर आप पाते हैं तो चार्ट्स हैव टू क्रिएटेड इज नॉट बेटर, यानी आप देखेंगे कि वो चार्ट अगर आप रिलेशन और ट्रेंड को दिखाओगे तो वो आपके कॉलम में बेटर नजर नहीं आएगा। तो यू कैन चूज द डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट, तो आप चार्ट का जो टाइप है ना उसे आप चेंज कर सकते हैं। अगर मैं चार्ट की डेफिनेशन आपको डिफाइन करूं तो चार्ट्स इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हमारा चार्ट्स होता है। चार्ट्स आपका 2D 3D दोनों होती है, दोनों बेसिस पे काम होता है। वहीं अगर हम आगे तीसरे टर्म की बात करें जिसका नाम स्पार्क लाइन है, अगर आपको चार्ट समझ में आ गया, चार्ट्स हमारा डेटा का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, वैसे ही स्पार्क लाइन हमारे एक्सेल में टिनी चार्ट होता है। टिनी चार्ट बोले, हाँ जी, काम हो जाएगा। टिनी चार्ट मतलब छोटा चार्ट होता है। छोटा चार्ट कैसे, यानी स्पार्क लाइन प्रोवाइड अ वे टू
चार्ट इंफॉर्मेशन इन इंडिविजुअल सेल ऑफ वर्कशीट, मतलब वर्कशीट के एक सेल का किसी इंडिविजुअल सेल में जो चार्ट की इंफॉर्मेशन देता है वो हमारा स्पार्क लाइन होता है, जिसे हम टिनी और स्मॉल चार्ट भी कहते हैं। अगर आप स्पार्क लाइन बनाओगे तो स्पार्क लाइन का चार्ट बनाने के लिए हमारे पास 3 चार्ट आते हैं। पहला लाइन हमें ओवर द टाइम ट्रेंड दिखाता है, कॉलम हमें डिफरेंस दिखाता है क्वांटिटी के बीच में, और विन और लॉस हमें शो करते हैं गेन, यानी हमें लाभ और हानि को दिखाते हैं। ठीक है, वही अगर आप फिल्टर कमांड की बात करें जो कि लास्ट है, हमें अलग मिली थी इंसर्ट के अंदर। फिल्टर में 2 चीजें मिलती है, एक स्लाइसर और दूसरा टाइमलाइन। सर इनका यूज क्यों किया जाता है? स्लाइसर जो है एक्सेल में एक स्पेशल फीचर्स है जो टेबल डेटा को फिल्टर करने का एक आसान तरीका प्रदान करता है। यानी टेबल को अगर हम फिल्टर करना चाहते हैं तो ये सबसे बेहतरीन तरीका है। ये आपके अपने डेटा को बहुत जल्दी से फिल्टर और पुनः फिल्टर करने की अनुमति देता है, ताकि आप आसानी से जानकारी को सटीक प्राप्त कर पाएं। टेबल और पीवी टेबल दोनों के साथ उपयोग किया जाने वाला स्लाइसर सबसे अच्छे तरीके से काम करता है। यानी टेबल पर और पीवी टेबल दोनों पर अगर आप फिल्टर लगाना चाहते हो तो स्लाइसर सबसे बेस्ट तरीका है। टाइमलाइन क्या होता है? सर टाइमलाइन का यूज हम डेट के आधार पर अगर आपको फिल्टर करना चाहते हैं तब आप यूज करते हो। फिल्टर में आ रहा है तो एक बात तो कंफर्म है, स्लाइसर और टाइमलाइन फिल्टर का अगर ग्रुप में आ रहे हैं तो एक बात हमें कंफर्म है कि सर ये इनका काम एज अ फिल्टर यूज होगा। टाइमलाइन टाइम पे बेसिस पे काम करेगी, टाइम, और ये पीवी चार्ट क्यू फंक्शन को फिल्टर करने के लिए, लेकिन किस पर? समय के आधार पर, टाइम पीरियड के आधार पर हमें फिल्टर करने का सबसे आसान और तेज तरीका देता है। तो ये हमारी डेफिनेशन थी। 1 by 1 हमने चारों टर्म की डेफिनेशन को बहुत अच्छे से समझा। ठीक है, अब आता है इनका प्रैक्टिकल के आखिर हम पिवट टेबल बनाते कैसे हैं और चार्ट्स के टाइप कौन कौन से। जब चार्ट के आप टाइप पढ़ोगे तो चार्ट का टाइप 2 बेसिस पे जाते हैं, 2 बेसिस पर, यानी दोनों को, 2 चार्ट को कंबाइंड तरीके से पढ़ते हैं। एक बार देख लेते हैं फिर जाएंगे हम। जस्ट वेट, एक बार मैं पीडीएफ ओपन कर लेता हूं। ये है चार्ट्स और पीवी टेबल कहां गई? पीवी टेबल देखो, एडवांस चार्ट भी हमें मिलते हैं, एडवांस चार्ट को भी देख लेंगे एक बार। आजा पीवी टेबल कहां गई? पीवी टेबल P फॉर पैरेट, P फॉर पैरेट, P फॉर पैरेट, एडवांस यहां पे आ रहा है, P फॉर पैरेट, पीवी टेबल। आजा, पीवी टेबल का एक ही है, ये चलिए, तो यहां से हम समझेंगे और करेंगे प्रैक्टिकल। तो पीवी टेबल का हमारे पास डेफिनेशन क्या था? पीवी टेबल का डेफिनेशन क्या था? सर कॉम्प्लेक्स डेटा को समराइज, एनालाइज और ऑर्गेनाइज के साथ साथ कैलकुलेट करना है, तब हम यूज करते थे। इसमें कोई परेशानी नहीं हुई होगी। बाकी अगर आपको डेफिनेशन डिफाइन करनी है तो ये हमने डेफिनेशन लिख रखी थी, वही टूल है, जो वही डेफिनेशन है जो मैंने आपको बताई थी। लेकिन प्रैक्टिकल बेसिस पर हम जिन चीजों की बात करने वाले हैं, पहला पॉइंट है कि हाउ टू क्रिएट अ पिवट टेबल, मूव फील्ड इन अ पिवट टेबल, रिमूव फील्ड इन अ पिवट टेबल और अपडेट फील्ड इन अ पिवट टेबल। यानी पिवट टेबल में जो फील्ड है हमारे, फील्ड समझते हो? फील्ड जानते हो फील्ड कैसे कहते हैं? सर फील्ड इज कॉल्ड अ कॉलम। जिसे हम हेडिंग बनाते हैं ना, उसे फील्ड कहते हैं। उन्हें हम कैसे मूव कराते हैं, कैसे रिमूव करते हैं, कैसे अपडेट करते हैं, इसकी हम बात करते हैं। सबसे पहला स्टेप आता है कि हाउ टू क्रिएट अ पिवट टेबल। आखिर पिवट टेबल को क्रिएट कैसे किया जाता है?
तो क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें पता है कि हमारे पास एक डेटा होना जरूरी है। अब डेटा में आप जाओगे तो सबसे पहले आप किसे सर इंसर्ट टैब के साथ जाना होगा। कहां? इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में आपको पीवी टेबल ऑप्शन मिलता है टेबल कमांड ग्रुप के अंदर। वहां से जैसे आप सिलेक्शन करोगे, सिलेक्शन करते आपको क्रिएट पीवी टेबल डायलॉग बॉक्स नजर आएगा। क्रिएट पीवी टेबल डायलॉग बॉक्स में आपको दो चीजें नजर आती हैं। पहला सेलेक्ट टेबल और रेंज, मतलब उस रेंज को, उस टेबल को सेलेक्ट करें जिसका आपको पीवी टेबल जनरेट करना है, पीवी टेबल रिपोर्ट जनरेट करनी है। और दूसरा आता है चूज वेयर यू वांट टू पीवी टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड, मतलब आप अपनी रिपोर्ट किस प्लेस पर जनरेट करना चाहते हो। तो ये दोनों चीजें हमें सेलेक्ट करनी होती इस क्रिएट पीवी टेबल डायलॉग बॉक्स। उम्मीद करता हूं दोनों चीजें आप समझ गए होंगे, यानी आपको सिलेक्शन करना उस रेंज का जिसका आपको पीवी टेबल बनाना है। अब दूसरा, काफी लोग ये सोच रहे होंगे सर ये पीवी टेबल आखिर हम बनाते क्यों हैं। पहले मैं उसकी बात कर लेता हूं, क्योंकि अगर प्रैक्टिकल बेसिस पर जाओगे तो हो सकता है कि आप इसमें फंसो, तो उसके लिए हमें पीवी टेबल बनाना होगा। देखो ये हमारा समथिंग, ये डेटा मैंने छोटा लिखा है, अभी मैंने ये वाला जो डेटा है ना वो बहुत छोटा है, लेकिन यही डेटा अगर हजारों कॉलम रो होती तो फिर आपके पास चीजें बढ़ जाती। तो पहले पीवी टेबल की आखिर हमें जरूरत क्यों पड़ती है, जब तक आप इसे नहीं समझोगे तब तक प्रैक्टिकल नहीं समझ पाओगे। तो मैं पहले जरूरत बता देता हूं। सपोज दैट मैं पूछूं आपसे, कि हमारे रीजन है, जैसे रीजन हमारे ईस्ट रीजन में टोटल सेल कितनी हुई है, पहले इस डेटा को समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर प्रोडक्ट की आईडी लिखी है, प्रोडक्ट के नाम लिखे हैं, सेलमैन के नाम लिखे हैं जिन्होंने ये प्रोडक्ट सेल किए हैं, रीजन है, मंथ है और टोटल सेल है, रीजन मंथ और टोटल सेल। अगर मैं पूछूं आपसे, मेरा क्वेरी ये है कि हमारे जनवरी मंथ में कितनी सेल हुई है, आप बता सकते हो। तो आपको इस टेबल में, देखो अभी तो टेबल में लगभग 10 से 12 कॉलम है, तो आप आराम से बता दोगे, 10 से 12 रो का डेटा है, आराम से। यही डेटा अगर आगे बढ़ जाए, हजारों रो हो जाए, तो क्या फिर आप बता सकते हो? नहीं, फिर आप बोलोगे सर नहीं, फिर समय लगेगा। तो इसी चीज को समराइज करने के लिए, एनालाइज करने के लिए हमारा पीवी टेबल यूज होता है। अगर मैं एक सवाल आपसे और पूछूं कि हमारे सोनू ने कितनी सेलिंग की थी, तो सोनू अकेला है, आप आराम से कर सकते हो। लेकिन यही डेटा अगर मैं, देखो यहां पर डेटा को कॉपी कर दूं, थोड़ा डेटा बढ़ा दूं, फिर आप बताना कि क्या अब आप बता सकते हैं। जैसे यहां पर मैं सेल रेंज को थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, इससे फिल्टर ऑप्शन अप्लाई नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों फिल्टर ऑप्शन नहीं लग रहा। मैं लगा, यहां पे लगेगा। मैं लगा लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। फिल्टर ऑप्शन अभी लग नहीं रहा है तो उसको देख लेंगे। मैंने ये ले लिया, ठीक है, मैंने यहां पे ले लिया। अब इनको मैंने जस्ट इनके नाम को, जैसे मैंने नाम सेलेक्ट कर लिए और नाम को यहां पे मैंने पेस्ट मार दिया, नाम को मैंने क्या कर दिया, पेस्ट मार दिया, ठीक है। अब यहाँ पर रीजन को अगर मैं लूं, जैसे रीजन को अगर मैं कॉपी करूं और रीजन को यहाँ पे पेस्ट कर दूं, 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 मैं ये डेटा बढ़ा लेता हूं, मैं ये डेटा लिख लेता हूं। फिर आप बता सकते हैं कि मुझे किस डेट में क्या डेटा मिला, क्या आप बता सकते हो? आप बोलोगे अब आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, अब डेटा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। जहां तक मेरा आइडिया अब आपके लिए डेटा मुश्किल है, अब आपके लिए डेटा जो है वो मुश्किल कंडीशन में जा रहा है। अब आपका जो डेटा है ना वो मुश्किल केस में जा रहा है, मुश्किल केस में। क्यों?
क्योंकि अब आपने फंसना स्टार्ट कर दिया, अब आपको डेटा फंसाने का प्रयास कर रहा है। मैं यहां पे डेटा लिख रहा हूं, ठीक है। अब चलिए यहां पर मैं रेंज बढ़ा लेता हूं, रेंज आई थिंक हो जाएगी फिर। अब मैंने डेटा इतना कर दिया, ध्यान से सुनना, मेरा डेटा ही हो गया। क्या अब आप बता सकते हो कि रीना की टोटल सेल कितनी है? तो आप बोलोगे सर नहीं। क्या आप बता सकते हो जनवरी मंथ में कितनी सेलिंग हुई? आप बोलोगे नहीं। क्यों? क्योंकि डेटा कॉम्प्लेक्स है। अब अगर मैं आपको इस सेल में, जैसे मैंने पूछा कि मुझे जनवरी की सेल चाहिए, तो जनवरी की सेल, सिर्फ जनवरी के सेल ही आपको टोटल नजर आए तो काउंटिंग करना आसान है। बस इसी चीज को आसान करने के लिए हम पिवट टेबल का यूज करते हैं। इसी चीज को आसान करने के लिए हम पिवट टेबल का यूज करते हैं। तो पिवट टेबल में जस्ट क्या करता हूं, पिवट टेबल हम करते हैं कॉपी। चलिए तो क्रिएट करने के लिए इंसर्ट में जाएं, इंसर्ट में पिवट टेबल, दो चीजें आती हैं। पहले हमें उस रेंज को सेलेक्ट करना होगा जिसका हमें पिवट टेबल बनाना है। चलिए तो पहला रेंज ये है, पहला रेंज क्या है? ये, इसी का हमने पिवट टेबल बनाना है। दूसरा यहां पर सिलेक्शन हम उसका करते हैं जिसे हम, देखो, जिस पर हम पिवट टेबल रिपोर्ट बनाना चाहते हैं। तो हमें पिवट टेबल रिपोर्ट सपोजट यहां पर बनानी है, सपोजट पिवट टेबल यहां पर बनानी है। अब पिवट टेबल रिपोर्ट बनाने की दो तरीके, आप नई सीट बना सकते हो या फिर जिस सीट पर आप काम करो उसी पर बना सकते हो। तो मैंने इस पर लोकेशन कर लिया और जैसे मैं ओके करूंगा, ये डायलॉग बॉक्स सबसे इंपोर्टेंट है। ये जो डायलॉग बॉक्स आपको नजर आ रहा है, यही पिवट टेबल में डेफिनेशन के बाद इंपोर्टेंट हो जाता है। अगर ये डायलॉग बॉक्स आपको समझ में आ गया तो पिवट टेबल के डेफिनेशन के बाद यही पॉइंट है जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। पिवट टेबल जो रिपोर्ट डायलॉग बॉक्स है उसमें आपके पास पिवट टेबल के फील्ड आते हैं, 4 फील्ड होते हैं। एक तो फिल्टर होता है, दूसरा कॉलम होता है, रो होता है, अब वैल्यूज होता है। अब इन चारों को अगर मैं डिफाइन करूं तो फिल्टर वो फील्ड होता है जहां से हम वैल्यू को क्या कर सकते हैं, कम और ज्यादा करते हैं, ठीक है। और कॉलम, सर कौन सी हेडिंग को हम एज अ कॉलम रखना चाहते हैं, कौन सी हेडिंग को एज अ रो रखना चाहते हैं, तो रो डिफाइन करता है। और जो वैल्यू फिल्टर हो इसमें हमेशा जो नंबर वैल्यू वाला हमारा कॉलम रहता है जिसमें न्यूमेरिक नाम लिखा हुआ, वो हमारा हमेशा यहीं पर आता है, ठीक है। चलिए तो मैं स्टार्ट करता हूं, 1 बाय 1 इन्हें ऐड करता हूं। मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग जाओ। हमें सर जनवरी मंथ की सेल चाहिए, जनवरी मंथ की सेल चाहिए, मैं उसी चीज को डिफाइन करता हूं। चलिए हमें एक तो सेल चाहिए और जनवरी मंथ का चाहिए, और हमें सेलमैन के आधार पे चाहिए, रीजन के आधार पे। सर सेलमैन के आधार पे चाहिए, 3 चीजों के आधार पर हमें क्या करना है, जनवरी मंथ की सेल चाहिए या फिर कॉलम, जैसे भी रखना चाहते हो सेलमैन, ठीक है। अब मैं इसे क्लोज कर देता हूं। अब मैंने क्लोज कर दिया। अब अगर आप ध्यान से देख रहे हो, ध्यान से, तो यहाँ पे जनवरी मंथ की सेल है, सॉरी अभी मंथ ऑल आ रहे हैं, अभी मंथ ऑल आ रहे हैं, मुझे सिर्फ जनवरी की चाहिए, मुझे सिर्फ जनवरी की चाहिए। तो मैं सिर्फ और सिर्फ जनवरी की सेल मिलेगी, मुझे सिर्फ और सिर्फ जनवरी की सेल मिलेगी। जनवरी में किस किसने सेल किया, सर अंकित ने, गोलू ने, पिंकू ने, राज ने, रवि और रीना, इन्होंने हमारे पास क्या की है, टोटल सेलिंग की है। इन्होंने हमारे पास क्या की है, टोटल सेलिंग की है, ठीक है। अब काउंटिंग आप कर सकते हो, यहां से आपको कुछ नहीं करना, टोटल सेल आपको नजर आ रही है। सपोज दैट आपको जनवरी की नहीं चाहिए, आपको क्या करना है, सर फरवरी की चाहिए, तो फरवरी पे क्लिक कर दो, तो सिर्फ और सिर्फ फरवरी की नजर आएगी। अगर मार्च की करनी तो मार्च की भी आपके सामने है, मार्च की भी आपके सामने, फरवरी की मैंने आपको ये रिप्रेजेंट कर दी। अब आपको मंथ के आधार पर हमें फिल्टर नहीं कराना, हमें करना है सर रीजन के आधार पर। तो क्या करेंगे, हम इस मंथ वाले कॉलम को यहां से अनलिस्ट कर देंगे और रीजन को ऐड कर लेंगे। और इस रीजन को देखो, जिस बेस पर, जिस आधार पर हम वैल्यू को फिल्टर कराना चाहते हैं उसे हम फिल्टर फील्ड के अंदर रख। अभी हम रीजन के आधार पर करें तो रीजन को फिल्टर में डालिए, तभी फिल्टर ऑप्शन आपको मिलेगा, तभी हमें फिल्टर ऑप्शन मिलता है, ठीक है। चलिए तो यहां पर मैं कर देता हूं क्लोज। अब आप देखेंगे रीजन यहां पर ऑल आ रहा है, ठीक है। रीजन आपका क्या आ रहा है, ऑल आ रहा है। अब उम्मीद है आपको दिख रहा होगा, रीजन अभी क्या आ रहा है, ऑल आ रहा है। अगर मैं रीजन चेंज करूं तो मुझे जैसे
ईस्ट वाले रीजन की रेंज, तो ईस्ट वाले में कौन कौन व्यक्ति है, कितनी रेंज हुई है, सब कुछ नजर आ रहा है। इसके साथ साथ अगर मैं नॉर्थ वाली निकालना चाहूं तो नॉर्थ भी है, अगर मैं बाकी बेस्ट निकालना चाहूं तो बेस्ट भी है। तो जो भी सेल निकालोगे आपकी मिल जाएगी। अब ये तो रहा सिंपल एक कैटेगरी या एक कॉलम के साथ आपका फिल्टर। आप मल्टीपल के साथ लगा सकते, जैसे आप मंथ के साथ भी आपको रीजन लगाना है, मंथ के साथ भी आपको फिल्टर लगाना है, तो मंथ को भी ले जाओ वहीं पर, मंथ को भी ले जाओ। यानी आपको क्या करना है, आपको रीजन और मंथ दोनों एक साथ अप्लाई करने हैं। अब देखो आपने रीजन लगाया, मुझे रीजन चाहिए ईस्ट, मुझे रीजन चाहिए ईस्ट और मंथ चाहिए जनवरी, तो मंथ जनवरी में जो भी सेल है वही नजर आएगी। यानी मल्टीपल फिल्टर भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहां से आपने देखा कि अगर आपको कोई फील्ड ऐड करना है, कोई फील्ड ऐड, देखो मूव करने के लिए सीधा मूव करा दो, कोई दिक्कत नहीं, यहां पर मूव हो जाता है, ठीक है। अगर आपको ऐड और रिमूव करने तो यहां से ऐड और रिमूव भी हो जाते हैं, जैसा आपको यहां पर नजर आ रहा है, अलग से सेपरेट जरूरत नहीं है। दूसरी बात ये कि जो वैल्यूज है, जो वैल्यूज वाला फील्ड है, उसमें हमारा एक फंक्शन नजर आता है। जब हम वैल्यूज पे क्लिक करते हैं तो वैल्यूज पर हमारा एक फंक्शन लगता है, ऑटोमेटिक रूप से फंक्शन लगता है। वैल्यू पर जब हम क्लिक करते हैं तो हमारा फंक्शन लग के आता है ऑटोमेटिक। यानी जैसे आप वैल्यू पर क्लिक करो, क्योंकि वैल्यू में नंबर वैल्यू है और नंबर वैल्यू पर हमारा फंक्शन अप्लाई होता है। कौन सा फंक्शन है सर, सम फंक्शन ऑटोमेटिक, मतलब डिफॉल्ट रूप से अप्लाई होके आता है। ये लिखा है कि हमारा वैल्यू फील्ड है, ये जो वैल्यू फील्ड है इसमें आपका जो फंक्शन है ऑटोमेटिक सम नजर आ रहा है। लेकिन आपका काउंट, एवरेज, मैक्स, माइन, प्रोडक्ट, इसके अलावा और भी फंक्शन आप अप्लाई कर सकते हो, चॉइस आपकी होती है। लेकिन ज्यादातर हम काउंट या फिर सम का यूज करते हैं। आपको काउंटिंग करनी है, आपको काउंटिंग करनी है तो फंक्शन चेंज कर दीजिए। आपको अगर काउंटिंग करनी है तो आप फंक्शन चेंज कर दीजिए। मैं यहाँ पर काउंटिंग लगा देता हूं, तो आप काउंटिंग के आधार पर चीजें मिलेंगी, आपको काउंटिंग के आधार पर चीजें मिलेंगी। जैसे अगर मैं पूछूं मार्च में कितने सेल हुई थी, कितने लोगों ने सेल किया, तो एक एक ने सेल किया, ईस्ट मतलब सभी ने, तो आप सभी के आधार पर निकालो, तो ऐसे टोटल काउंटिंग मिल जाएगी। तो डिपेंड करता है आपकी चॉइस क्या है। अगर आप किसी व्यक्ति के साथ स्पेशल जाना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो ये था पिवट टेबल, तो पूरा समझ लिया। वैसे नोट्स में मैंने बहुत कुछ लिखा हुआ है, बहुत कुछ लिखा हुआ है। नोट्स को एक बार पढ़ोगे ना, बहुत है, कम से कम 10 से 12 पेज का डॉक्यूमेंट है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट कैसे, ब्लैंक पिवट टेबल, बहुत स्टेप, अलग अलग स्टेप में मैंने डेटा के साथ आपको बताया। मूव कैसे करते हैं, मूव देखो, मूव के लिए आप राइट क्लिक करोगे तो वहां से भी मूव हो जाएगा। रिमूव करना है तो रिमूव का भी ऑप्शन आता है। पिवट टेबल के आपको लेआउट चेंज करने, स्टाइल चेंज करने तो उसे भी चेंज कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी चीजें रहती हैं, ठीक है। चलिए, और बाकी आपके पास एक चीज और है, उसे भी मैं आपको समझा देता हूँ। एज ए एडवांस लेवल की बात हो जाती है कि जब पिवट टेबल हम क्रिएट करते हैं तो डिजाइन मतलब लेआउट, मतलब जो हमारी डिजाइन होती है उनका लेआउट और फॉर्मेट दोनों सेट किया जा सकता है। लेआउट, अब जब लेआउट और फॉर्मेट की बात करते हैं तो हमारा लेआउट कॉम्पैक्ट डिफॉल्ट रहता है, बाकी आउटलाइन और टेबुलर दोनों हम डिफाइन कर सकते हैं, चॉइस होती है आपके पास। बाकी कोई अरेंजमेंट फिल्टर करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। मतलब ये जो आपको अभी लेआउट नजर आ रहा है यहाँ पर कॉम्पैक्ट है, अगर मैं इसे अभी कॉम्पैक्ट, अगर मैं आउटलाइन दिखा दूं तो आउटलाइन बेसिस पे आ जाएगा, अगर मैं टेबुलर दिखा दूं तो टेबल फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है ना। तो कॉम्पैक्ट दिखाना है तो कॉम्पैक्ट बेसिस पे आ जाएगा, बस ये चीज है, बाकी जरूरत नहीं है पिवट टेबल के अंदर। चलिए, अब बढ़ते हैं आगे, अब बढ़ते हैं हम अगले टर्म पर, जिसका नाम क्या है सर, चार्ट्स है, ठीक है। ये जरूरी है क्योंकि ये बहुत बार पूछा भी गया, तो एक बार मैं हटा देता हूं। ज्यादा टफ नहीं है, बहुत सरल है। चार्ट्स या फिर जो भी टर्म है हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। चलिए, तो चार्ट की डेफिनेशन तो हमने पढ़ ली थी। चार्ट को बनाने के तरीके कौन कौन से हैं वो भी आप देख लीजिए। चार्ट को हम इंसर्ट टैब से सीधा चार्ट, और बाकी शॉर्टकट की दो हैं, F11 है और Alt F1 है, दोनों की हमने बात की थी जब हमने
शॉर्टकट की पढ़ रखा था। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ चार्ट की। तो टाइप ऑफ चार्ट की ये जो डेफिनेशन है इसको आप ऐसे ही लिख लेना जैसे लिखी हुई है, इनको आप ऐसे ही लिख लेना अपनी नोटबुक में और एक ब्लैंक पेज में भी लिखना। देखो नोटबुक के साथ ब्लैंक पेज में भी लिखना, क्योंकि चार्ट में के जब भी आप क्वेश्चन करोगे तो उस पेज को सामने रख के करना, प्रैक्टिस करना, आपके क्वेश्चन आगे फ्यूचर बेसिस पे बहुत क्लियर हो जाएंगे। चलिए डेफिनेशन की बात करें तो कॉलम और बार हम दोनों का एक साथ डेफिनेशन करते हैं। टू विजुअल कंपेयर वैल्यू अक्रॉस फ्यू कैटेगरी, कुछ कैटेगरी के साथ अगर कंपैरिजन करना चाहते हैं तब हम कॉलम चार्ट के कॉलम या बार के साथ जाते हैं। कॉलम हमारा डिफॉल्ट चार्ट भी होता है, यानी जब आप किसी टेबल का चार्ट बनाओगे तो वो हमारा डिफॉल्ट रूप से कॉलम ही बनता है। लाइन, अगर हम लाइन एरिया की बात करें तो शो द ट्रेंड ओवर टाइम, यानी समय के साथ जो परिवर्तन हमें दिखाता है वो हमारा लाइन और एरिया चार्ट होता है। अगर हम पीविट टेबल की बात करें तो पीविट टेबल नहीं, पाई चार्ट और डाउट नॉट, पाई और चार्ट डाउट नॉट हमारा सर्कल एज अ सर्कल के फॉर्म में भी कंसीडर किया जाता है। सर इसका यूज किया जाता है प्रोपोर्शन होल ऑफ द पार्ट या फिर टोटल का कुछ नंबर, यानी होल का कुछ पार्ट की बात करें या फिर टोटल का कुछ नंबर की बात करें तो उस कंडीशन में हम पीविट पाई और डाउट नॉट की बात करते हैं। राडार और सरफेस, राडार सरफेस के लिए देखो राडार का आप ऐसे लिख सकते हो, जब सेंटर पॉइंट राडार के लिख लेना, जब सेंटर पॉइंट को बेस बना जाए, किसको, सेंटर पॉइंट को बेस बना जाए तब हम राडार के साथ जाते हैं। बाकी सरफेस, अगर आप टू फाइंड द ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन बिटवीन टू सेट ऑफ डेटा, दो सेट डेटा के बीच में कॉम्बिनेशन का अगर आप ऑप्टिमम फाइंड आउट करना चाहते हो तो उस कंडीशन, और साथ ही साथ में जब हमारे पास बहुत सारी डेटा सीरीज हैं उन डेटा सीरीज को आप कंपैरिजन दिखाना चाहते हो तो उसके लिए हम सरफेस और राडार का यूज करते हैं। आगे स्कैडर और बबल, देखो स्कैडर को हम XY चार्ट भी कहते हैं, स्कैडर को हम XY चार्ट भी कहते हैं। सर इसका यूज किया जाता है रिलेशन डिफाइन करने के लिए, अगर हमें रिलेशन शो करानी है, रिलेशन सेट ऑफ वैल्यू के साथ, तब हम स्कैडर या फिर XY का यूज करते हैं। जो बबल चार्ट है ये भी रिलेशन के लिए यूज होता है, लेकिन ये 3D चार्ट होता है। कैसा होता है, 3D चार्ट होता है। स्टॉक चार्ट की बात करें, स्टॉक की या वाटरफॉल की, तो स्टॉक मार्केट, इसका सिंपल सा टर्म है, जब भी स्टॉक मार्केट की बात होगी जब भी स्टॉक टर्म आएगा तब हम स्टॉक या फिर वाटरफॉल के साथ जाएंगे। वाटरफॉल अगेन हमारा 3D होता है, अगेन हमारा 3D चार्ट होता है चार्ट्स के अंदर, ठीक है, इसमें कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। ये चार्ट की सिंपल सी डेफिनेशन है। स्टैटिक चार्ट, स्टैटिक डेटा का अगर आप स्टैटिकल एनालाइज करना चाहते हो तब कॉम्बो का मतलब होता है दो या दो से अधिक चार्टों को जब मिला दिया जाए तब हमारा कॉम्बो चार्ट बन जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि डेफिनेशन की लिस्टिंग हुई होगी। अगर लिस्टिंग नहीं हुई तो सेपरेट तरीके से ना एक खाली पेज पर लिखना और वहां से हम क्वेश्चन को डिफाइन करते हुए चले जाएंगे। लेकिन चार्ट के साथ साथ हमें चार्ट के टर्म को भी समझना होता है। जितना चार्ट जरूरी है उतने ही चार्ट के टर्म है। क्यों, कोई चार्ट अपने लेवल से, जैसे एडवांस चार्ट भी होते हैं, जब आप पढ़ते हो ना तो एडवांस चार्ट भी हमारे इसी लिस्ट में आते हैं, लेकिन अगर आप चार्ट के टर्म के साथ डील कर जाते हो तो इन एडवांस चार्ट को पढ़ने की हमें जरूरत नहीं पड़ती। एडवांस चार्ट के सिर्फ नाम से ही काम हो जाता है। वाटरफॉल, हमारा बैंड, बुलेट, फनल, इनके हम सिर्फ नाम से ही काम हो जाता है कि ये चार्ट होते हैं, ठीक है। चलिए तो एक बार मैं टर्म को डिफाइन कर देता हूं, उसके बाद मैं इनका प्रैक्टिकल आपको दिखाऊंगा कि चार्ट होते कहां पर है। चलिए अगर मैं एस्पाई चार्ट की बात करूं तो एस्पाई चार्ट का यूज डेटा के दो सेट का कंपैरिजन की परमिशन जो देता है, और वो भी हमारा किस पर, पाई चार्ट के लेवल पर। कहां पर, पाई चार्ट के लेवल पर, तो उसे हम एस्पाई चार्ट कहते हैं। एक्सप्लोड, एक्सपेंड, मतलब एक्सप्लोड और एक्सपेंड मतलब क्या है, आपका जैसे पाई चार्ट ऐसे बना है, इसमें पाई चार्ट में हमारे पास क्या होते हैं, स्लाइसेस होते हैं। अगर आप किसी स्लाइस को ऐसे बाहर निकाल देते हैं, जैसे चार्ट आपका ऐसे बन जाता है, अगर आपने एक स्लाइस निकाल दिया तो ये स्लाइस यहां पर चला गया, तो ये स्लाइस निकल गया तो उसे एक्सपेंड या फिर एक्सप्लोड बोलेंगे। लेकिन जब हम पाई पढ़ते हैं तो पाई का पाई ऑफ पाई भी होता है और पाई ऑफ बार भी होता है, यानी जो स्लाइस आपने निकाला, यानी जो स्लाइसेस हैं
इस स्लाइस में भी हमारा एक पाई चार्ट बेसिस पे बन सकता है, इस स्लाइस में हमारा एक बार भी बनता है। तो पाई ऑफ पाई यानी पाई की किसी स्लाइस का डेटा अगर कंपैरिजन मतलब दिखाना चाहते हो तो वहां पर पाई चार्ट का, या फिर हम किसी स्लाइस का हम एज अ बार दिखाना चाहते हैं तब हम बार चार्ट का यूज करते हैं। ग्रुप का मतलब क्या होता है, यानी दो या दो से अधिक चार्ट को मिलाना इस कॉल्ड अ ग्रुप होता है, यानी वो कंबाइंड वाला नहीं, यहां पर दो या दो से अधिक बार के जो कैटेगरी हैं, कैटेगरी उनको मिलाने की बात हो रही है। ठीक है, हमने राडार पढ़ा था, राडार को हमने नाम क्या दिया था सर, राडार सेंटर पॉइंट की बात करता है, यही तो बोला था। चलिए, राडार को हम स्पाइडर, वेब और पोलर चार्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, पोलर चार्ट के नाम से भी जानते हैं। स्पार्क लाइन मैंने आपको बता ही दिया, अगर आपने डेफिनेशन लिखा था अच्छी बात है, नहीं लिखा है तो स्पार्क लाइन ये डेफिनेशन लिखा है, यानी स्मॉल या फिर टीनी चार्ट होता है जो किसी इंडिविजुअल सेल में रिप्रेजेंट होता है। इंडिविजुअल, किसी इंडिविजुअल सेल में रिप्रेजेंट होता है, उस चार्ट को हम टीनी स्पार्क लाइन कहते हैं। और तीन प्रकार से हमने चार्ट बनाया था, कॉलम, लाइन, विन और लॉस। ठीक है, स्प्लिन एरिया सर डिजाइन टू विजुअल क्वांटिटेटिव डेटा, क्वांटिटेटिव डेटा का अगर आप विजुअलाइजेशन डिफाइन करना चाहते हो, डिजाइन करना चाहते हो, तब हम यूज करते हैं ड्रॉप लाइन। ड्रॉप लाइन की अगर हम बात करें तो सटीक पॉइंट, यानी हमारे एक्सिस के आधार पर जो सटीक एग्जैक्ट पॉइंट अगर बताना है तो वो ड्रॉप लाइन बताती है। क्या बताती? ड्रॉप लाइन बताती है। लाइन चार्ट हो सकता है कि आपके लिए थोड़े से क्वेश्चन मतलब जो टर्म है अब एडवांस जा रहे हो, थोड़े से ऊपर जा रहे हो, बट एक बार डिफाइन कर लीजिए कि हाँ ये होता है। जब मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा तब आप समझ जाएं कि हाँ ये हमने पढ़ा था। लाइन चार्ट विद अ मार्कर, देखो लाइन चार्ट विद अ मार्कर का मतलब होता है इंडिविजुअल डेटा वैल्यू, इंडिविजुअल डेटा वैल्यू पर बनता है लाइन, मतलब विद मार्कर के साथ हम लाइन चार्ट बनाते हैं। प्लॉट एरिया, सर प्लॉट एरिया एक रेक्टेंगल एरिया है, एक प्लॉट एरिया रेक्टेंगल एरिया है जिसमें डेटा सीरीज और डेटा मार्क दोनों इंक्लूड रहते हैं। चार्ट एरिया जिसमें चार्ट के सारे एलिमेंट आए, वो चार्ट एरिया होता है। पोलर एरिया, पोलर एरिया मतलब जिसमें हमारा पाई चार्ट बना होता है। जैसे आपने देखा ये स्लाइसेस हैं, अब ये पूरा का पूरा जो एरिया है ना वो हमारा चार्ट का एरिया है, और चार्ट में भी पाई चार्ट का, तो पाई चार्ट के कोई स्लाइस कम है कोई ज्यादा है, तो स्लाइसेस का जो एरिया हाईएस्ट हो रहा है वहां पर हम उसे पोलर चार्ट कहते हैं। सेंटर से डिफाइन होता है पोलर चार्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो हमें डेटा सोर्स की बात कर, वैसे डेटा सोर्स आपने पढ़ रखा है मेल मर्ज के अंदर मैंने पढ़ा। डेटा सोर्स का मतलब है वो सोर्स जिसका हम चार्ट बना रहे हैं, जिसका हम चार्ट बना रहे हैं। चार्ट स्टाइल क्या होता है? जिसमें हम चार्ट की कलर स्कीम, हम इस चार्ट की स्टाइल वो चेंज करते हैं, वो चार्ट स्टाइल होता है। सही बात है, क्योंकि स्टाइल का ऑप्शन क्यों किया जाता है सर? उसके लेआउट को चेंज करने के लिए। अब लेआउट में कलर भी आता है, स्टाइल भी आते हैं। ठीक है, हमारा चार्ट फिल्टर, अब चार्ट फिल्टर सर वो विजुअल पॉइंट होता है जहां से हम डेटा को, अपने चार्ट को एडिट करा सकते हैं। अगर हमें कोई चीज एडिट करनी तो उसे फिल्टर के आधार पर एडिट कर सकते हैं। अब चार्ट के कुछ एलिमेंट होते हैं, जब आप चार्ट को क्रिएट करोगे तो चार्ट में हमें कुछ एलिमेंट नजर आएंगे और इन एलिमेंट का नाम इनकी डेफिनेशन से ही क्लियर हो जाता है। जैसे यहाँ पर फिगर में उम्मीद करता हूं आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पर चार्ट एलिमेंट है। पहला एक्सिस, देखो चार्ट जब बनता है तो एक्सिस ये होता है, ये एक्सिस है हमारी एक्स एक्सिस, ये कौन सी है? एक्स, और ये वाई होती है। एक्सिस टाइटल मतलब एक्स, जैसे एक्स एक्सिस लिखा है तो इसका जो टाइटल लिखा है वो एक्स एक्सिस होगा, और इधर लिखा है बाई तो ये बाई एक्सिस टाइटल हो जाएगा। ठीक है, चार्ट टाइटल तो चार्ट के ऊपर यहाँ पर लिखा रहता है वो चार्ट टाइटल होता है। डेटा लेवल, जितना भी हमारा डेटा चार्ट में जो लेवल नजर आ रहे हैं उनके ऊपर जब हम डेटा लिखते हैं, जैसे इसमें 12 है तो 12 डिफाइन कर रहा है तो 12 हमारा जो लिखा हुआ है लेवल के रूप में तो वो डेटा लेवल होता है। डेटा टेबल, वो डेटा सोर्स जिससे हमने टेबल बनाई है उसे हम डेटा टेबल कहते हैं, उसे हम डेटा टेबल कहते हैं। एरर बार हमें शो करता है हमारा कितना कम ज्यादा वैल्यू है उस चार्ट के अकॉर्डिंग। ग्रिड लाइन से चारों तरफ हमारी एज अ रो कॉलम में डल जाती है।
क्या लाइंस डल जाती है। ये ऑलरेडी हम एमएस वर्ड में पढ़ चुके हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। लीजेंड, लीजेंड नया टर्म है। लीजेंड क्या होता है? देखो लीजेंड होता है जब हम चार्ट क्रिएट करते हैं तो चार्ट में दो चीजें होती हैं। चार्ट में दो चीजें होती हैं, एक तो हमें बेस बनाते हुए एक एक्सिस को डिफाइन करना होता है, दूसरा हमें उस बेस को डिफाइन करते हुए हमारे पास जो डेटा लेबल है उसकी कैटेगरी को हम लीजेंड कहते हैं। एक बार डेफिनेशन डिफाइन करना चाहते हो तो डेफिनेशन भी मैंने यहाँ पे लिख रखी है, आप आराम से लीजेंड की डेफिनेशन कह सकते हो, यानी टू पिन पॉइंट पैटर्न या फिर एरिया ऑफ चार्ट डिस्क्राइबिंग ईच पार्ट ऑफ द चार्ट, यानी चार्ट के प्रत्येक पार्ट को अगर हम डिस्क्राइब करना चाहते हैं तब हम लीजेंड का यूज करते हैं। तो ये वो मोस्ट ऑफ द केस में टर्म है जो कहीं ना कहीं चार्ट में यूज होते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक चार्ट बनाते हैं तभी आपको चीजें समझ में आएंगी, अदरवाइज यहाँ पर आप बाउंस जा रहे होंगे। लेकिन एक और लास्ट पॉइंट आप जरूर देख लीजिएगा कि अगर आप चार्ट को प्रिंट करना चाहते हैं तो चार्ट को प्रिंट करने के लिए सबसे पहले चार्ट का सिलेक्शन करना होगा, उसके बाद कंट्रोल पी प्रेस कर दो या फिर फाइल टैब में जाके जो पी प्रिंट कमांड है उसे क्लिक कर दो तो आपका चार्ट प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब चार्ट का मैं प्रैक्टिकल बता देता हूं, सेशन हो जाएगा एंड, बाकी कोई डाउट हो तो बताना आप। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल सेशन से। तो वही चीज है कि हमारे पास पहले डेटा होना चाहिए, तो मैंने चार्ट का ये डेटा लिख लिया है। पहले हम डेटा को समझ लेते हैं। डेटा क्या है? डेटा समझिए भाई, स्टूडेंट की स्ट्रेंथ का डेटा है, वो ईयर वाइज है, जैसे 2014 से स्टार्ट हुआ 2018 तक, और जो कैटेगरीज जो डिवाइड हुआ है वो जोन के आधार पर, ये नॉर्थ जोन है, साउथ है, सेंट्रल है, वेस्ट है, ईस्ट है, और साथ में फॉरेन कंट्री के हमारे स्टूडेंट की स्ट्रेंथ है इन ईयर के आधार पर। ठीक है, अगर हम इसका चार्ट बनाना चाहते हैं तो चार्ट बनाइए। तो सबसे पहले हम डेटा का सिलेक्शन करेंगे और उसके बाद इंसर्ट में जाके चार्ट पर क्लिक करते हैं। अब जो चार्ट आपको बनाना है, वैसे डिफॉल्ट रूप से हमारा कॉलम बनता है तो कॉलम ही हमें डिफॉल्ट रूप से नजर आएगा। मैंने उस पर क्लिक कर दिया, हमारा चार्ट बन गया। अब जैसे चार्ट बनाया तो हमारे पास दो टैब नजर आ रहे हैं, एक तो डिजाइन और फॉर्मेट। डिजाइन के अंदर हम चार्ट का लेआउट, चार्ट के स्टाइल, चार्ट का डेटा, चार्ट के टाइप और चार्ट की अगर कोई लोकेशन मूव करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। फॉर्मेटिंग की बात करें तो फॉर्मेटिंग में कलर या फिर टेक्स्ट या फिर हम अलाइनमेंट, इन सब की बात करें तब हम चार्ट में चले जाते हैं। ठीक है, आया समझ में? तो वन बाय वन हम इनके लीजेंड को समझते हैं। जैसे अभी आपको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूं दिख रहा होगा चार्ट। यहां पर ये देखो, आपको नजर आ रहा है, आपने नॉर्थ जोन के आधार पर कंपैरिजन किया है, और ये जो आपको ईयर नजर आ रहे हैं, ये ईयर नजर, इसे ही हम लीजेंड कहते हैं। बाकी ये लेबल हैं, अगर यहां पर वैल्यू लिख जाए तो ये डेटा लेबल बन जाएगा। अब यहां पर वैल्यू लिखेगी कैसे, उस चीज को समझने के लिए हमें चार्ट पर ये प्लस साइन को समझना होगा, जहां से हम किसी भी चार्ट को क्या कर सकते हैं, हम देखो मैं यहां पर बता देता हूं, ये देखो, ये रहे वो एलिमेंट जिसकी हम चर्चा कर रहे थे अभी। देखो चार्ट एलिमेंट में अभी एक्सिस ऐड है, चार्ट का टाइटल ऐड है, एक्सिस टाइटल ऐड नहीं है, डेटा लेबल ऐड नहीं है, डेटा टेबल नहीं है, एरर बार लीजेंड ऐड है, लीजेंड मैंने आपको बता दिया। अब जो भी आप एडिट करते जाओगे, जो भी लगाते जाओगे, आपको मिलते चले जाएंगे। यहां से चार्ट की फॉर्मेटिंग होगी, यहां से आप चार्ट को फिल्टर करा सकते हैं। तो ये तीन कमांड आपको नजर आती है एज अ चार्ट जब आप बनाएंगे। फिल्टर समझते हैं, क्लिक कर देखिए, एक बार अच्छे से नजर आएगा क्या मिल रहा है। एक बार मैं क्लिक करके बताता हूं, अब परिवर्तन देखना आपका क्या हो रहा है। मैं सबसे पहले डेटा लेबल ऐड करता हूं। क्या करता हूं, सबसे पहले मैं डेटा लेबल ऐड करता हूं। आप देखना कि क्या चीजें हमें डिफरेंस बेसिस पर, उम्मीद करता हूं कि शायद आपको दिख रहा होगा, मैंने थोड़ा सा जूम और कर दिया जिससे आपको दिखे। अब देखना क्या परिवर्तन आएगा। मैंने जैसे ही फिल्टर किया, जैसे ही मैंने एक्सेस टाइटल लगाया तो हमारा एक्सेस टाइटल लिख गया। देखो ये एक्सेस टाइटल आ गया, ये एक्सेस टाइटल आ गया। ठीक है,
अब यहाँ पर आपको दिख रहा, जो भी चीज आपको पता है कि कैसे कौन सी कहाँ है तो हमें नहीं पता। अब मैं एक्सेस टाइटल को बंद कर देता हूं, ठीक है। अब मैं चार्ट का टाइटल है, चार्ट का टाइटल उसे हटाता हूं, तो चार्ट का टाइटल ऊपर लिखा है वो लिख रहा है हट रहा है, समझ में आ रहा है। तो चार्ट का टाइटल कहां पर है, ठीक है, तो लिखा रहने दो। डेटा लेबल, जैसे मैंने लिखा तो हर लेवल के ऊपर डेटा लिख गया, हर लेवल के ऊपर जितना वो डेटा है पूरा लिख के आ गया, इसे हम डेटा लेवल कहते हैं, ठीक है, इसे हम डेटा लेवल कहते हैं। बाकी अगर हम लीजेंड की बात करें तो लीजेंड देखना, अभी मैं हाइड करता हूं तो आप देख रहे हैं कि यहां पर जो ईयर का मेंशन था वो हाइड हो गया। अब जैसे ही उसे मैं क्लिक करूं तो आ गया। बाकी अगर आप डेटा टेबल बना सकते, जिस बेस पर आपने ये चार्ट बनाया है उस टेबल को देखो, अभी हमने इस टेबल से ही तो डेटा बनाया था तो वो भी आपको नजर आ रही है। तो हर चीज यहां पर मिलती है, बस आपको क्लिक ऑन क्लिक दैट करना पड़ेगा, बाकी सब चीजें आसान हो जाएंगी, बाकी सब चीज आसान हो जाएगी, बस आपको क्लिक करके देखना होगा। मुझे तो भाई अच्छे से नजर आ रहा है, मैंने कोशिश की है कि आपको जूम इन जूम आउट करने की। बाकी अगर आप चार्ट के लेआउट भी चेंज करना चाहते हैं, चार्ट के लेआउट चेंज करना है तो यहां से आप लेआउट भी कर पाओगे, ठीक है, आप लेआउट भी कर पाओगे, जो भी लेआउट आपको लेना अच्छा जो लगे उसे आप ले सकते, कोई परेशानी नहीं है। अगर हम प्लॉट एरिया, देखो ये हमारा क्या है, इसे प्लॉट एरिया इतना है जिसमें चार्ट बना हुआ है ना, चार्ट बना हुआ है, इसे हम प्लॉट एरिया कहते हैं। बाकी चार्ट के जितने भी एलिमेंट नजर आ, चाहे तो वो चार्ट का टाइटल हो, हमारे पास चार्ट का लीजेंड हो, इसे हम प्लॉट एरिया कहते हैं। प्लॉट एरिया में पूरे चार्ट के एलिमेंट नजर आते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ चार्ट बनाए विद ग्रिड लाइन तो वो हमारा चार्ट एरिया होता है। क्या होता है, चार्ट एरिया होता है। नहीं, ये हमारा प्लॉट एरिया है और चार्ट एरिया कंप्लीट होता है, चार्ट एरिया कंप्लीट होता है, ठीक है। बाकी अगर आप स्विच कराना चाहते हैं, जैसे अभी हमारा बेस था एज अ जोन के आधार पर, अब कंट्री बेसिस पे, हम ईयर बेसिस पे करना चाहते हैं तो ईयर बेसिस पे भी हो जाएगा, यहां से डेटा आपका चेंज हो जाएगा। फिल्टर करना है तो फिल्टर भी कर सकते हो, आपको सिर्फ ऑल नहीं चाहिए, सिर्फ 2014 का चाहिए तो सिर्फ 2014 का ही नजर आएगा, सिर्फ 2014 का ही नजर आएगा, बस आप फिल्टर कर दीजिए। यहां से मैं सिर्फ 2014 दिखाता हूं, बस अप्लाई किया तो सिर्फ 2014 ही नजर आएगा। अगर आपको जैसे 2014 में सिर्फ एक ही करना है, यानी आपको ईयर तो कंप्लीट चाहिए लेकिन आपका जोन साउथ ही चाहिए, आपको जॉइन सिर्फ साउथ ही चाहिए, तो आप क्या करोगे, अप्लाई करने पे सिर्फ साउथ ही नजर आएगा। तो फिल्टर मतलब हमारे पास चॉइस रहती है कि हम किस आधार पर चलना चाहते हैं, ठीक है। तो ये था चार्ट्स कंप्लीट। और बाकी चार्ट के संबंध में एक चीज आप जरूर लिखिएगा, एक चीज आप लिखिएगा, मैं अब जो पॉइंट बताने जा रहा हूं उसे आप जरूर लिखना, यहां से आपका समराइज भी होगा और एनालाइज भी हम करेंगे, ठीक है। अब मैं जो बताने जा रहा हूं उसे आप लिख लो, अब मैं जो बताने जा रहा हूं उसे आप लिख लीजिए क्योंकि इसकी आपको जरूरत पड़ेगी आगे। चलिए मैं बताने जा रहा हूं, कुछ चीजें आपको लिखनी होंगी। चलिए, हमने कॉलम चार्ट पढ़ा था, कॉलम चार्ट हमने क्या पढ़ा था, कॉलम, कॉलम लिखो, कॉलम और बार, ऐसे करके कॉलम और बार का डेफिनेशन रिकॉल पहले रिकॉल करिए। सर डेटा का कंपैरिजन करने के लिए यूज करते थे, ठीक है, जब डेटा को कंपैरिजन डिफाइन करना हो तब। अब यहां पर पॉइंट क्या लिखने हैं, पहला लिखो क्लस्टर, पहला लिखो क्लस्टर और स्टक, ये दो टर्म लिख लीजिए, ये दो टर्म आप लिख लीजिए, स्टक और क्लस्टर। क्लस्टर और स्टक ये दो टर्म, जब भी कॉलम और बार की बात आएगी तो ये दोनों टर्म का यूज होगा हमारे कॉलम और बार के अंदर, ठीक है। बाकी और भी देख लेते हैं अगर कोई और पॉइंट है। स्टक 100% क्लस्टर, ईडी और लगा लीजिए कि इस क्लस्टर में ईडी, ठीक है। चलिए, तो ये दोनों पॉइंट हो गए, उम्मीद करता हूं आपने लिख ली होंगी, ये लिखना है भाई, सबको लिखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं लाइन और एरिया की, अब बात करते हैं लाइन और एरिया की। तो लाइन और एरिया में भी हमारे पास स्टक और क्लस्टर होता है, लाइन और एरिया में हमारे पास स्टक है, क्लस्टर नहीं है, स्टक है क्लस्टर नहीं है। एक मिनट, यहां पर लाइन एरिया स्टक है। चलिए क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट क्लियर हुआ, अब लिखते हैं लाइन और एरिया, अब लिखते हैं लाइन और एरिया, क्योंकि दोनों का डेफिनेशन एक साथ पढ़ा था।
इसके साथ अगर डेफिनेशन डिफाइन करें तो डेटा का कंपैरिजन एज अ समय के आधार, सॉरी कंपैरिजन नहीं, अगर हमें ट्रेंड शो कराना है समय के आधार पर तब हम जाते थे लाइन और एरिया के साथ। तो इसका संबंध लिखो स्टक, क्लस्टर नहीं होता, सिर्फ स्टक लिखो, स्टक लिखो। बाकी लाइन के साथ साथ एक टर्म और लिख लेना, लाइन। लाइन विथ मार्कर, वैसे तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये नाम से स्पष्ट हो रहा है, ठीक है। चलिए, बाकी पाई के साथ तो हमने लिख ही लिया था, अगर आपको याद हो तो पाई के साथ हमने लिख ही लिया था। पाई के साथ हमने लिखा था पाई ऑफ पाई, ये तो डेफिनेशन में बताया था, पाई ऑफ पाई और बार ऑफ पाई, ये दो टर्म आप डिफाइन कर चुके हैं। साथ ही साथ में होल के पार्ट ये डेफिनेशन में ही समझा था। बाकी एक बार और विजिट कर लेते हैं कि शायद कुछ मिले। पाई की बात करोगे तो पाई है, पाई 3D है, पाई ऑफ पाई है, पाई बार ऑफ पाई है और डाउट नॉट है, ठीक है। इससे यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। एक्स बाई की बात करें तो एक्स बाई हमारा स्केडर है, स्मूथ लाइन मार्कर है, स्केडर है, बबल है, ये तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। स्टॉक, हाँ स्टॉक का लिखो भाई, स्टॉक और वाटरफॉल। स्टॉक और वाटरफॉल, हमने स्टॉक और वाटरफॉल को एक साथ पढ़ा था, स्टॉक एंड वाटरफॉल को एक साथ पढ़ा था, दोनों को साथ में बना लीजिए वाटरफॉल, ठीक है। दोनों को एक साथ बना लोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, बट मैं स्टॉक के साथ चलता हूं, उसी के साथ लिखते हैं। स्टॉक के साथ क्या टर्म लिखोगे? स्टॉक के साथ लिखो ओपन, ओपन, क्लोज, या फिर ऐसे नहीं करे, ऐसे करते हैं, देखो ओपन, हाई, लो, क्लोज, ये चार टर्म। साथ ही साथ में वॉल्यूम आता है बस, ठीक है। स्टॉक के साथ ओपन यानी स्टॉक मार्केट ओपन कब हुआ, हाई कब गया, लो कब रहा, क्लोज कब हुआ और उसका वॉल्यूम क्या है, ठीक है। ये पांच टर्म हम स्टॉक के साथ डिफाइन करते हैं, पांच स्टॉक के साथ। ये टर्म मैं आपको बता रहा हूं, जरूरी है, ठीक है। उम्मीद करता हूं जो लोग नहीं लिख पा रहे थोड़ा सा बाद में लिख लेना, थोड़ा सा बाद में लिख लेना। चलिए, अब हम बात करते हैं सरफेस की, अब हम बात करते हैं सरफेस चार्ट की। सरफेस, ठीक है, याद है सरफेस कि भूल गए? सरफेस के आगे लिखो वायर फ्रेम, क्या, वायर फ्रेम, और दूसरे नंबर पे काउंटूर। बाद में जो लोग नहीं लिख पाए हैं बाद में वीडियो को यहीं से प्ले कर लेना और बाद में लिख लेना, ठीक है। सरफेस के साथ वायर फ्रेम, काउंटूर, ये टर्म हो जाते हैं, ठीक है। और कोई टर्म है, और कोई टर्म है देख लेते हैं। राडार के साथ कुछ है, राडार के साथ नहीं है। ट्री मैप, ट्री मैप, बात सनबस्ट, ठीक है। हिस्टोग्राम बॉक्स, वाटरफॉल, वाटरफॉल, ठीक है, हो गया काम, बस बहुत है। इतने से काम हो जाएगा आपका, इतने से काम हो जाएगा आपका, ठीक है। बाकी जो सीपीसीडी वाले स्टूडेंट हैं, अगर आप सीपीसीडी की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार आप क्या करना, एक बार आपके पास जो एडवांस चार्ट का जो पीडीएफ है ना, एडवांस चार्ट का, तो एडवांस चार्ट का आप सिर्फ और सिर्फ एक बार रीड कर लेना, कुछ मत करना, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत नहीं, सिर्फ एक बार रीड करना है। और ज्यादा जानकारी के लिए मैं आपको क्वेश्चन भी दूंगा, और लगभग हम 150 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं इस टॉपिक के अंदर, तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। सिर्फ और सिर्फ एक बार रीड करना। देखो वाटरफॉल कुछ ऐसा नजर आता है, एक बार देख लेना, बस ज्यादा नहीं कहना मैं। आपका बैंडेड कुछ ऐसा नजर आता है, आपका गेंड आपका कुछ ऐसा नजर आता है, मतलब इनका एक बार सिंबल तो देख लेना, फिगर तो देख लेना। थर्मोमीटर कुछ ऐसा नजर आता है, फिगर आपका देखो, वॉलेट, फनल, इनको देखोगे ना तो देखते ही आपका हीट मैप, हमारा स्टेप चार्ट। अब स्टेप चार्ट में देखो
लाइन रहती है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों लाइन रहती है, इसमें वर्टिकल भी है हॉरिजॉन्टल भी है। पूछा जाए वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन को कनेक्ट करने के लिए डेटा पॉइंट की जो सीरीज रहती है इसमें कौन सा चार्ट यूज करते हैं, स्टेप चार्ट होता है। तो ऐसे आपको एक बार याद रखना है। बाकी स्टो है, पेट्रो है, ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा लास्ट में हायरार्की चार्ट भी आता है जिसमें दो आते हैं, ट्री मैप जो रेक्टेंगल शेप पे काम करता है और सनबर्स्ट जो कि हमारे सर्कल बेसिस पे काम करता है। ठीक है, तो ये हो जाते हैं हमारा चार्ट, पिवट टेबल और स्पार्क। अब स्पार्क लाइन रह गई, तो स्पार्क लाइन मैंने आपको बताया था स्मॉल या टिनी चार्ट होता है जो किसी इंडिविजुअल सेल में क्रिएट होता है, जो किसी इंडिविजुअल सेल में क्रिएट होता है। अब देखो, अगर मैं इस सेल का, इस सेल रेंज का यहाँ पर डेटा बनाना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, मुझे यहाँ पर सिलेक्शन करना है और मैं जाऊंगा स्पार्क लाइन के अंदर। जैसे मुझे कॉलम बनाना है तो कॉलम के लिए मैंने रेंज सेलेक्ट कर ली, तो मेरा सीधा स्पार्क लाइन, आप देखो यहाँ पर डेटा बन गया। ये जो आपकी सेल में डेटा नजर आ रहा है, ये देखो इंडिविजुअल सेल बेसिस पर आपका डेटा बन गया, यहाँ पर आपका सेल का डेटा बन गया ये वाला। ठीक है, ये देखो, ये चार्ट बनाए किसी इंडिविजुअल सेल पर। अगर मैं यहाँ पर डेटा चेंज करूं तो आपका यहाँ पे जैसे 4 है, मैं इसको कर दूं 20 कर दूं, तो देखना आपका बार अपने आप चेंज होगा, बार बढ़ गया, चेंज हो गया। तो ये होता है, मतलब एक इंडिविजुअल सेल के बेसिस पर जो चार्ट बनाया जाता है उसे हम स्पार्क लाइन कहते हैं। स्पार्क लाइन हमारा विन लॉस ये एक चार्ट होता है, और लाइन और कॉलम इनका कंपेयर हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। ठीक है, चलिए, तो बाकी आज के वीडियो में इतना ही। सरफेस चार्ट में राडार चार्ट भी आता है, बिल्कुल सरफेस और राडार दोनों को एक साथ रखते हैं हम। ठीक है, हाँ जी। बाकी उम्मीद करता हूं कि आपको क्लियर हुआ होगा, क्योंकि बहुत अच्छा है टॉपिक। अब हम थोड़े से क्वेश्चन के साथ डील करेंगे, क्योंकि डेटा बहुत हो गया एक्सेल का, तो क्वेश्चन भी समझने होंगे। तो क्वेश्चन का प्रैक्टिस पीडीएफ भी आपको दे दिया जाएगा, जल्दी से आज ही आपको मिलेगा। और फिर हम दूसरी चीजों की समझ, क्योंकि अब हमारे पास दो चीजें बची हैं, एक तो फंक्शन फार्मूला बचा है और दूसरा डेटा टेबल बचा है। अब डेटा टैब में कुछ ही कमांड है, ज्यादा मतलब डीप में हमें नहीं जाना होता डेटा टैब के अंदर, क्योंकि डेटा टैब जब हमने पढ़ा तो हमें जैसे हमें डेटा का वैलिडेशन, हमें व्हाट इफ एनालिसिस की कुछ कमांड की डेफिनेशन की जरूरत होती है, बस।